सही तरीके से नियम से पूजा पाठ होता ही नहीं है, तो भगवान तो वहाँ से चले जाते हैं, होगा वहाँ प्रेत आ जाते हैं। होगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आप रेकी सीख लो। मैंने कहा वो क्या होता है? मैं कभी शमशान घाट नहीं गई थी। आई हैव नेवर बीन टू द क्रिमेशन ग्राउंड एवर। बल्कि जो गांव के लोग हैं वो तो ज्यादा गुरुओं को मानते हैं। लाइक जो हमारे चक्रास होते हैं उसी से ही हमारा और हाँ, अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो आपको उसको बाहर निकालना है, तो आपने कैसे निकालना? मैं तो 10 मिनट में उसको फ्री कर देती हूँ स्ट्रेस और एंजाइटी से। अगर उसने आपके ऊपर इतना इफेक्ट डालना है, कुछ दे दोगे तो देखो आज के टाइम में वास्तु को संभालना इतना आसान नहीं है। और मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि आपके घर में यहाँ पे प्रॉब्लम है। कहते मैम बिल्कुल ठीक बोला। और तो हर टाइम हर दिन चेंज होता रहता है, आपके चक्रास हर दिन हर वक्त चेंज होते रहते हैं। आपको लगता है ये हो रहा लॉक करने की टेक्निक सब कुछ, क्या इसके लिए किसी गुरु की रिक्वायरमेंट रहती है? एग्जैक्टली। जहाँ लालच खत्म वहाँ आपकी तरक्की स्टार्ट। अच्छा, आपने जैसे अपनी 4-5 पिछली पास्ट लाइफ देखी, तो उसमें भी आप किसी न किसी उसमें हीलर थे? उसमें मैं तप में ज्यादा थी। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा मतलब तपस्विनी थी। उसमें मैंने साधिका बोल सकते हैं जिसको। साधिकाओं से गृहस्थ? ऊपर हो जाती हैं तपस्विनी, क्योंकि फिर उन्होंने तो ऋषि मुनियों के साथ ही Right. रहना। हाँ, तो वो वाली लाइफ अच्छा। दैट वाज वेरी क्लोज। तो वो था। तो फिर जब दीक्षा हुई ली मैंने, तो उसके बाद जब मैं ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट करती थी, तो धीरे धीरे देखा कि अच्छा, कुछ मुझे किसी ने बोला, मेरी एक ऐसी पेशेंट आई तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे सिखा दोगे ये। तो मुझे लगा कि अगर सिखाना है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपने पढ़ाना क्या है, थ्योरी क्या है। तो उस थ्योरी को जानने के लिए फिर मैंने कोर्सेज किए। और ये कोर्सेज भी कैसे किए, मुझे नहीं पता था कि इसके कोर्सेज भी होते हैं। मैं ऐसे ही चंडीगढ़ से बाहर कहीं किसी के ऑफिस में बैठी हुई थी, तो वहाँ पे 3-4 लोग और भी बैठे थे। उसमें से कोई एक बंदा, एक जन था जो रेकी करते थे। तो ऐसे वो बातें करते करते तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आप रेकी सीख लो। मैंने कहा वो क्या होता है? तो कहते हैं उससे ना आप ऐसे हाथ से कुछ भी ऐसे ऐसे कर सकते हो, ये ऐसे ऐसे और अभी ऐसे चेक कर सकते हो। मैंने कहा और भी चेक कर सकते हैं इंसान किसी का? तो वो कहते हैं हाँ। मैंने कहा अच्छा कैसे? कहते लाओ मैं आपका दिखाता हूँ चेक करके। तो उन्होंने ऐसे ऐसे करने लगे। तो बात शुरू हुई वहां से। तो वो ऐसी बात करके, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर मैं बताऊंगी आपको। तो कहते नंबर ले लो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इनके यहाँ बैठे हैं हम लोग, तो नंबर ले लूंगी। वो उन्होंने भी बोला कि कोई बात नहीं, मैं नंबर दे दूंगी। दैट्स फाइन, बात आई गई होगी। ऐसे बैठे बैठे हम लोग खाना खाने लगे, तो कोई और आ गया बीच में। तो वो बात वही चल रही थी रेकी रेकी के लिए। तो जो और कोई आया तो उन्होंने मुझे बोला मैम रेकी छोड़ो, आप प्राणी हीलिंग सीखो। तो मैंने कहा ये क्या होता है भाई? तो फिर उन्होंने बोला कि उसका ये ऐसे ऐसे करके होता है। आप कहाँ से? मैंने कहा मैं चंडीगढ़। लोग कहते हैं चंडीगढ़ में तो है हमारे ऐसे करके वो सिखाते हैं। तो फिर उस समय आपने दीक्षा वगैरह ले रखी थी? हाँ हाँ, उस और टाइम आप रोज चैंटिंग वगैरह मंत्र चैंटिंग मंत्र करते चैंटिंग करते करते थे। थे? हाँ। तो फिर मुझे लगा कि ये तो सब गुरुओं का ही है, क्योंकि जब वो मेरे से पूछ ही रही थी एक दिन कि भाई तुम्हारे हाथ में ऐसा क्या है जो तुम हाथ लगाती हो तो मेरी सारी दर्दें खत्म हो जाती हैं, है ना। उन्होंने अपनी, मेरी गुरु माँ ने अपने सिर की मालिश कभी किसी से नहीं कराई थी। दैट इज व्हाट शी टोल्ड मी। तो उन्होंने मुझे एक दिन बोला कि तेल पा। तो मैंने जब उनके यहाँ से ऑयल डाल के जब मैंने करना शुरू करा, तो मुझे कहते अरे तेरा तो हाथ बहुत ही ज्यादा चंगा। कहते मैं किसी तो आज तक अपने सिर ਨੂੰ हाथ नहीं लगाया। हम पंजाबी बोलते थे, बस मैं तेरे को नहीं कराया। तो मैं क्या जब एनी मेयर करनी सी तो फिर इन्ना नखरा क्यों करी जाते सी तुसी? मतलब तो उनके साथ बात ही ऐसे होती थी हमेशा ही ना, ऐसे बड़ी प्यार वाली बातें ही होनी। जब मैंने जाना तो उन्होंने बिठाना। अगर मैं 3-4 दिन नहीं भी जाती थी तो वो फ़ोन करके मुझे बुला लेते थे कि तू कित्थे है? अगर उन्होंने कहीं जाना होता था तो मुझे बोल देते थे कि कितने बजे विल्ली होना है, मैं उत्थे जाना। तो देन शी यूज्ड टू गो इन माय कार। मैं उनको लेके जाती थी हर जगह पे। यहाँ तक हुआ कि उन्होंने, मैं कभी शमशान घाट नहीं गई थी। आई हैव नेवर बीन टू द क्रिमेशन ग्राउंड एवर। तो उन्होंने अपने जाने से 20-21 दिन पहले मुझे क्रिमेशन ग्राउंड का रास्ता भी दिखा दिया। अच्छा। मतलब हमारे ये गुरु भाई, उनके एक शिष्य थे जिन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तो उनके लिए वहाँ उनके क्रिमेशन के लिए जाना था क्रिमेशन ग्राउंड। तो तभी भी उन्होंने मुझे बोला कि विजय दी गड्डी कितने, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ जाऊंगी। तो भी मेरी ही गाड़ी में गए, तो मेरा हाथ पकड़ के गए अंदर तक। कहते आ देख आ तेन मैं दिखावा, ऐदा ऐदा करके जाते हैं, ਇੱਥੇ बैठते हैं, दूरों देखते हैं, सारा कुछ उन्होंने मुझे
मतलब कैसे जब कि दीक्षा जैसे कि हाँ, फीमेल्स मतलब आगे नहीं आगे जाती, अच्छा, अच्छा। हाँ, आगे नहीं जाना होता कि ऐसे करके देख, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਚਿੱਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ 2 पैसे दान कर जाओ, ये करो। मतलब मैं आई नेवर एक्सपेक्टेड कि ये सब चीज़ें वो मुझे सिखा के जाएँगी या ये क्यों मुझे लेके आई। क्यों सिखा रहे थे? हाँ, तो उसके 20 एक दिनों के बाद तो वो चली गई। तो मुझे लगा, मैंने कहा कि ये क्या? ये मतलब मुझे यहाँ तक की यात्रा उन्होंने करवा दी, जहाँ पे मैं नहीं कभी गई थी, तो उन्होंने यहाँ तक भी वो मुझे ले आए। मेरी और उनकी एसोसिएशन की बहुत लंबी नहीं रही, 6 एक साल की रही, जब मैंने दीक्षा ली उनसे। हाँ, 6 एक साल की एसोसिएशन रही। तो और वो चली भी गईं। पर उनके जाने के बाद भी मुझे आज तक ये एहसास नहीं हुआ कि वो नहीं है मेरे आस-पास। आपको फ़ील होती है प्रेज़ेंस। हाँ, मुझे अभी भी उनकी प्रेज़ेंस फ़ील होती है। और आप यकीन नहीं करोगे कि लोग अपने गुरुओं के साथ इतनी फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं और मेरी उनके साथ एक भी फ़ोटो नहीं है। नॉट अ वन इवन, अच्छा है ही नहीं। कभी ऐसा होता है ना कि हम काफ़ी परेशान रहते हैं, किसी चीज़ में स्टक हो जाते हैं। उसमें हमें लगता है कि कहीं न कहीं गुरु की हेल्प मिलनी चाहिए। गुरु नहीं है, तो आपको कभी ऐसा लगा कि हेल्प मिलनी चाहिए और उसका कुछ सॉल्यूशन निकला? मैं तो किसी भी काम को करने से पहले ही उनको आगे खड़ा कर देती हूँ। समस्याएँ तो जो आ भी रही हैं तो मैं तो झेल लो आप ये, हुँ। लाइक दैट। तो मुझे, मैं बता रही हूँ ना कि मुझे ऐसे कभी या इस फिर चीज़ का सपने में कभी आपको गाइडेंस बहुत बारी, बहुत बारी, एक बारी नहीं बहुत बार। उनके जब वो गई हैं तो तब तो बहुत बारी। बल्कि यहाँ तक कि जाने से भी आप ये लगा लो कि 1 दिन पहले तक वो मेरी गाड़ी में थी। मैं उनको शाम को 5:30 पौने 6 बजे छोड़ के आई हूँ, तब उन्होंने मुझे बोला, कहते हुण तू जा। मैं कहा क्यों? कहते मैं थक गई, मैं सोना है। तो मैंने कहा मैं टाँगे दबा देती हूँ आपकी। नहीं, नहीं कहते बस हुण तू जिन्ना करना सीगा कर लिया। हुण तू जा बस, हुण तू सवेरे आई। सवेरे छेती आ जी। सवेरे 7 बजे तो मुझे खबर भी मिल गई कि शी इज़ नो मोर। मतलब इतनी इंडिकेशंस कि कल सवेरे छेती आ जी, मतलब ये तो उन्होंने मुझे कभी इतने सालों में बोला ही नहीं था। और उस साल की दिवाली पे भी मतलब उन्होंने मेरे से ऐसा काम करवा लिया कि अपनी उन्होंने पूजा भी करवा ली और वो बीमार थी उस वक़्त। और बोलती रही वो मुझे उसके बाद भी कि जेड़ा दीवा तू बाल गई सी ना अज दिवाली, इस वारी दिवाली ते बस ओही बलिया, उस तो बाद तक किसी ने दीवा जलाया ही नहीं। अब मैं वो सवाल दोबारा तो पूछता हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ वो स्टोरी एक बार दोबारा कवर कर रहे हो। हाँ, कि आप इस फ़ील्ड में क्यों आए? क्या जर्नी रही आपकी? किस फ़ील्ड में? स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग। मैं बता रही हूँ कि मैंने आपको बताया ना कि अच्छा ठीक है, ओके, गॉट इट। क्या हो रहा था कि व्हेन आई वाज़ नॉट इवन 20, हाँ, तो एक बारी ऐसे मंदिर तो जाती थी बहुत ज़्यादा। ये नहीं कि नहीं, मंदिर तो मतलब जाना, व्रत उपवास भी करना, है ना? गुरुद्वारे भी जाना। यहाँ तक हुआ कि हमारा एक बड़ा पुराना स्कूल का फ्रेंड, जैसे हम लोग क्लास 1 से इकट्ठे पढ़े हुए थे, तो अभी 3-4 साल पहले ही वाज़ इन इंडिया, तो मतलब उसने भी ये बात मुझे बोली कि "तैनू याद है विजय?" मैं कहा की हो गया? कहंदा "तू नंगे पैर गुरुद्वारे जांदी हुंदी सीगी, चिट्टे-चिट्टे कपड़े पाके।" तो जब हम स्कूल में थे। हाँ। तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ें क्या मेरे साथ थी पहले से। तो ऐसे ही एक बारी किसी मंदिर में गई तो उस मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ था पीपल का, और उसके नीचे एक छोटी-सी कुटिया बना के एक पुजारी थे या तपस्वी थे, जो भी थे, मतलब वो वहाँ पे रहते होंगे। मैंने तो उनको तभी देखा जब वो मेरे सामने आए। मैं ऐसे मंदिर में एंटर होने लगी तो बाहर कच्चा-सा रास्ता था। वहाँ से अंदर जैसे जाने लगी तो उठ के वो बाहर निकल आए। आए तो फिर ऐसे आई कॉन्टैक्ट हुआ उनके साथ, तो किसी उन्होंने बोला नहीं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि कहाँ? मैं ऐसे करके फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए थे, देवी आप आ गई, इतनी देर लगाई आपने, और मैं डर गई। मैं उसी डर के साथ-साथ ही मैं मंदिर के अंदर चली गई। पीछे ऐसे जैसे कनखियों से इंसान देखता है ना, ये पीछे तो नहीं कोई आ आप उस रहा। समय कितने 19-20 साल के थे? हाँ, आई वाज़ नॉट इवन 20। हाँ, तो अब चली गई अंदर जाके, मतलब वो माँ का मंदिर था, माँ काली का ना।
माथा टेक के जब बाहर निकली ऐसे, तो डरते-डरते बाहर आ रही कि कहीं ऐसे ना हो वो बंदा फिर से आगे आ जाए और रोक ले, क्योंकि अब आप देखो आज से 40 साल पहले कैसा माहौल था, हुँ। है ना? तो डर-डर के बाहर ऐसे आके तो देखा तो नज़र नहीं आए। मैंने उनकी ऐसी कुटिया जो छोटी सी, मैंने ऐसे अंदर को ऐसे होके देखा तो देखा अंदर कोई भी नहीं है, नोबडी इज़ देयर। आप अकेले थे, मंदिर गए थे जब आप? नहीं, नहीं, मंदिर में तो चलो बहुत सारे हाँ। लोग थे, पर मैंने उनके बाहर आके जैसे उनकी कुटिया में देखा तो मैंने देखा कि कोई नहीं, बाहर आ गई मैं। चलो, दिमाग में ये चीज़ तो रही कि भी वो कौन थे? भी एक इतना मतलब बुज़ुर्ग इंसान, मैं अगर 20 की थी तो मुझे लगता है ही मस्ट बी अराउंड 60-65, हाँ। तो ऐज का तो बहुत ज़्यादा फ़र्क था ही। चलो बात आई गई होगी, पर लेकिन वो कहीं न कहीं रही, बैक ऑफ द माइंड ना, वो चल रही थी कि ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्या है, क्या इसकी कहानी है। तो व्हेन आई वाज़ 26, एक बारी फिर से मैं कहीं और गई हुई थी, तो वहाँ भी मुझे किसी ने ऐसे ही बोला। वो मंदिर ऐसे ना ऊपर को जाके वहाँ गई, तो वहाँ पे भी मुझे किसी ने बोला, "आप यूपी नहीं गई बहुत सालों से ना, मैंने देखा नहीं आपको वहाँ पे।" तो मैं उनकी तरफ ऐसे करके देखूँ, मैंने कहा, "आप तब तक थोड़ा-सा बड़े भी हो गए थे और हाँ, थोड़ी कुछ समझ आ गई समझ थी। भी आने हाँ, लग गई थी, बात कर भी लेते थे।" हाँ। क्योंकि नौकरी भी करी थी इतने साल प्राइवेट सेक्टर में, तो वो चल ही रहा था, तो बातें करने से इतना डर नहीं लगता था। मैंने कहा, "आप वहाँ पे वो एक है ना स्थल, जहाँ पे आप पहले आती थी, तो मैं पहले मेरे पिताजी वहाँ थे पुजारी, तो अब नहीं।" मैंने कहा, "फिर आप मुझे कैसे जानते हो? मैं तो कभी आई नहीं वहाँ पे।" "नहीं, नहीं, हमें पता है आप आते थे पहले।" थिंग्स वेंट लाइक दैट। मैंने कहा, ये क्या? फिर हुआ तीसरी बारी, व्हेन आई वाज़ मदर ऑफ 2। अब वही जो सबसे पहले जो तपस्वी मुझे मिले थे मंदिर के पास। मंदिर के पास में, वो मुझे किसी के घर में मिले। किसी के घर में मेरी कोई नोनी थे, उनके यहाँ पूजा थी कोई रखी हुई, गृह प्रवेश टाइप ऑफ। वहाँ पे वो जो पंडित जी थे उनके साथ। फिर वो मेरी तरफ देख के हँसे, फिर उन्होंने बोला, "मिल गए ना फिर से?" मैंने उनको बोला, मैंने कहा, "आप?" तब मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि भई क्या है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप इस दुनिया की नहीं, पर आपसे ना एक गलती होगी छोटी-सी, तो माँ नाराज़ हो गई हैं आपसे। मैंने कहा, ये इतनी बड़ी बात हाँ। इन्होंने बोल दी मुझे। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा, "क्या गलती हुई?" मुझे कहते, "बस हो गई।" कोई बात नहीं, कहते, छोटा-छोटा तो चलता ही रहता है ज़िंदगी में, कुछ नहीं पता था। फिर उसके बाद ये था कि हाँ, दोबारा से फिर सोचा कि नहीं, थोड़ा-सा और ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा इन सब चीज़ों में कि कहीं तो कुछ है। हुँ। तो बस फिर दोबारा से इस जर्नी में स्टार्ट किया, क्योंकि जिस घर में मेरी शादी हुई तो वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं थी। वहाँ कोई व्रत, उपवास, मंदिर नहीं जाना, ये सब चीज़ें उनके वहाँ पे कुछ नहीं था। दे कंसीडर देमसेल्व्स एज़ अ कि हम लोग तो आर्य समाजी हैं, तो हमारे यहाँ ये सब नहीं। पर मैं जाती थी चोरी-चोरी। तो ऐसे जब मैं जाती थी मंदिर, तो फिर कहीं मुझे कोई बुज़ुर्ग पंडित जी मिलते थे, तो मैं उनसे पूछती थी हाँ। कि भई कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे साधना करनी चाहिए, है ना? तो पर लेकिन मैंने देखा कि पुजारी तो फिर पुजारी हैं, उनको इन सब साधनाओं से तो क्या लेना-देना। क्योंकि जो ब्राह्मण है वो वो तो पीछे से कर्मकांड में लगे। कर्मकांड में ज़्यादा रहते हैं, हाँ, और फिर जो आए हैं वो पंडित है, तो फिर वो पीछे से जो ब्राह्मणों के घर का जो पीछे से चलता आ रहा है, या फिर वो पंडित ही हैं। ज़रूरी भी हो सकता है वो कर्मकांड ना भी करते हो। तो 2 ही तरह के लोग मिलते थे मंदिर में तो। तो फिर जब मैं अपने गुरु से मिली ना, तब उसके बाद तो फिर बहुत सारे क्या, उसके बाद तो फिर कुछ रहा ही नहीं ना कि जो ना क्लियर हुआ हो या जो ना ओपन हुआ हो। तो फिर तो मैं कोर्सेज़ में ऐसा घुसी बीच-बीच में कि एक बार ही शुरू हुआ। सबसे पहले मैंने वास्तु, हीलिंग, ये सब जब चीज़ें तो सीखी तो जो चैंटिंग है, वो चैंटिंग आपने पहले से ही करना स्टार्ट किया हाँ, था? वो मैंने पहले से ही करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जब मैंने शादी के बाद 10 एक साल तो मेरे इन-लॉज़ ने मुझे कुछ नहीं करने दिया, पर मैं चोरी-चोरी चलो जितना भी होता था उतना करती थी। हाँ, तो बाद में फिर जब मैं ऐसे किसी को मिली, जैसे कहते हैं ना कि जब टाइम आता है तो राह चलता इंसान ही कुछ आपको बता के चला जाता है ना? हुँ। तो उन्होंने जो मुझे एक बोल दिया कि आप ये किया करो, बस फिर मैंने वो पकड़ लिया। वो फिर 2-3 चीज़ें मैं रोज़ करती थी।
जो मंत्र जाप वगैरह है वो करते मंत्र जाप और 1-2 पाठ भी मैं रोज़ करती थी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप ये करो, इससे से ही फिर आपके रास्ते आगे खुलेंगे, जो बंद हैं। तो वो फिर मैंने करना शुरू किया। वो भी करते हुए ऐसा नहीं कि दिक्कतें नहीं आईं, बहुत दिक्कतें आई क्योंकि इन-लॉज़ जिस चीज़ को नहीं मानते उसी घर में रह के आपको वो सब चीज़ें वो करनी हो, उनके अगेंस्ट जाना हो तो उसमें दिक्कत तो आएगी हैं। ना। एक महिला के लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये चीज़। हाँ, और फिर मैं तो नौकरी भी करती थी, बच्चे भी थे, परिवार भी देखना है, सारा कुछ ही करना है और इसके लिए भी टाइम निकालना है, घर भी सारा सँभालना है ना? तो वो चीज़ें फिर वो जब मैंने करना शुरू किया, तो शुरू-शुरू में तो आई परेशानियाँ, पर फिर मैंने देखा कि नहीं, 2 साल के बाद 2 साल तो लगे और कहने की बात है 2 साल, पर वो 2 साल कैसे निकाले मैंने काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है वो जर्नी। बहुत ज़्यादा वाली दिक्कतें। तो पर वो निकल गया टाइम, फिर उससे ग्रोथ तो हुई। उसके बाद ही फिर मुझे गुरु मिली और फिर बाकी के सारे तामझाम सब मसले सुधरते गए, सुलझते गए। आए भी, आते रहे और जाते रहे, फिर वो वाली चीज़ हुई कि फिर मुझे डर नहीं लगता था। फिर मुझे ये नहीं होता था कि अच्छा ये मतलब आप कौन या वो कौन करके ऐसा। एज भी हो गई थी तब तक, वो भी चीज़ थी, फ़र्क भी पड़ता है, एज का भी पड़ता है और फिर आप कितने लोगों से अपनी ज़िंदगी में मिले हो, हर रोज़-रोज़ आप ऑफ़िस जाते हो, कैसे लोगों से डील करते हो, सेल्स की जॉब थी, मार्केटिंग की थी या अकाउंट्स, फाइनेंस सँभालना सारा कुछ, जहाँ जाना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी होती थी कि जल्दी ही मतलब वो जैसे डायरेक्टर्स के साथ डायरेक्ट इन टच हो जाना और फिर सारी दुनिया ने रिपोर्ट करना मुझे, है ना? तो वो लगता था कि इतने सीनियर लेवल पे आ गए हैं, तो फिर अब किस चीज़ का डर है? कोई भी नहीं है, तो वो अपना एक जो पर्सनैलिटी वाला जो एक फ़ॉर्म था, ठीक है, साड़ी में जाना है, गाड़ी में जा रहे हैं, वो बना हुआ है, रुतबा है एक, हर चीज़ की नॉलेज राइट। है ना? हर च सबसे बड़ी तो बात वही थी कि हाँ, आपको हर चीज़ की नॉलेज है। अगर आपको हर चीज़ की नॉलेज है, तो फिर आपको किसी से भी घबराने की क्या ज़रूरत है? व्हाई डू यू हैव टू थिंक लाइक दैट कि अरे! कहीं कुछ गलत ना हो जाए या वो ना ऐसे कह दे वो, देन यू नीड नॉट टू, है ना? तो जैसे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हर चीज़ को मैंने नॉलेज गेन करके उसको सीखा, समझा, करती गई, सिखाती भी गई। ये नहीं था कि सिर्फ़ कर ही रहे हैं, जूनियर्स को सिखा भी रहे थे, जो लोग नए आ रहे थे, जिनको नए अपॉइंट करते थे, तो उनको सिखाते भी थे काम करना कैसे है। तो वो उधर अगर इतनी दक्षता थी, तो फिर जब ऑकल्ट साइंस में आई, तो फिर इधर भी सब चीज़ें सीखी। जब सारा कुछ सीख लिया तो बिकॉज़ इट्स एन अनलिमिटेड साइंस, ना तो इसको मैं पूरा कर सकती हूँ कि मैं ये सोचूँ कि मैं हर चीज़ को पूरा ही ग्रैब कर लूँगी, वो हो ही नहीं सकता बिकॉज़ इसका तो ओर-छोर है ही नहीं कोई, कहाँ से गहराई शुरू होके कहाँ खत्म हो रही है कुछ पता ही नहीं पता है ही नहीं आपको, चलेगा। पता ही नहीं है आपको, है ना? तो पर हाँ, जितना हो सकता है, कितना आप सीख सकते हो कितनी कैपेसिटी है आपकी, है ना? तो फिर तो वो वाली चीज़ हुई कि एक बारी शुरू हुआ जब वो कहते हैं ना कि गुरु ने एक रास्ता जैसे ही खोला, मतलब जैसे उन्होंने कुआँ ही खोद दिया और मैं उसके बीच में जाती जा रही हूँ, अभी तक मैं वहाँ से बाहर ही नहीं निकली। अच्छा मैम आप 19-20 साल से करते आ रहे हैं, है ना? हाँ, उस समय में और इस समय में आपने क्या डिफ़रेंस देखा? क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया आ चुका है, उस टाइम तो कुछ चीज़ ऐसी चीज़ें होती नहीं थी। हाँ। तो जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आती हैं, ये क्या हेल्पफुल हैं या हार्मफुल लगती हैं आपको? देखो मैं अपना ओपिनियन देती हूँ। हाँ, 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 ओके। मेरा ओपिनियन तो सिर्फ़ यही है कि आपको सोशल मीडिया पे फिर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आपको अपनी विद्या के ऊपर इतना भरोसा है कि जो पेशेंट आपके पास आया, आपने उसका जो भी इलाज किया हाँ, किसी भी वे में, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल आपने उसको कंसल्टेशन दी, चाहे आपने उसका वास्तु किया या आपने उसकी हीलिंग करी या आपने उसका कोई पंचकर्मा का ट्रीटमेंट किया, कोई नेचुरोपैथी का किया, जो भी आपने किया, अगर वो आपके क्लिनिक से, आपके ऑफ़िस से सैटिस्फाई होके बाहर निकला है, तो फिर वो जाके 10 लोगों को अपने आप ही बता के और लोग आपके पास अपने आप आएँगे, नहीं मैं पूछ रहा हूँ ठीक है? लर्निंग वाइज़, सीखने के वाइज़। सीखने के लिए मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो हम लोग ऑनलाइन सीखते हैं, उसमें एनर्जी तो ट्रांसफ़र होती नहीं। तो ऑफ़लाइन में जाकर के जो आप सीख सकते हो, वो ऑनलाइन में है नहीं। क्योंकि ऑनलाइन में आप सिर्फ़ किताबों की पढ़ाई करा सकते हो, हुँ, एक्सपीरियंस नहीं करवा सकते किसी को। मैंने अभी तक ऑनलाइन कोई क्लास नहीं ली, आई हैवंट। मैं वर्चुअल हीलिंग ज़रूर करवाती थी, लेकिन मैं आज भी अगर मैं किसी को पढ़ाती हूँ, तो मैं ऑफ़लाइन ही पढ़ाती हूँ। मैंने वास्तु के कोर्सेज़ कराए, मैंने हीलिंग का सिखाया पर मैंने ऑफ़लाइन ही सिखाया। अच्छा प्राणिक हीलिंग की बात करते हैं। क्या होता है प्राणिक हीलिंग? एक वाइटल फ़ोर्स एनर्जी होती है ना, जिसका जो आपके अंदर चल तो रही है, पर आपको पता नहीं है। पता नहीं क्या क्या-क्या हो है सकता है ना? उससे? उससे सारा कुछ हो सकता है।
उससे आपकी मतलब आप ये कह लो कि एक सिर दर्द से लेकर के या एक छोटी-सी खरोंच अगर है उसको ठीक करने से लेकर के आप कैंसर तक की बीमारी को ठीक कर सकते हो। ये प्राणिक हीलिंग से पॉसिबल है। क्या प्राणिक है जैसे हीलिंग में है क्या? इट्स जस्ट अ प्राणा आपका। जो आप साँसें ले रहे हो ना, वो ही बस आपको ठीक कर देती है और वो ही आपको खराब भी करती है। जहाँ आपकी साँसों का सिस्टम खराब हुआ, उसकी रिदम खराब हुई, तो आपकी बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है और आपकी बॉडी इम्बैलेंस हुई, तो आपकी साँसें खराब हो जाती ये कैसे है पता ना? लगता है कि हमारी साँसें खराब हैं? जब आप पूरी साँस ही ना ले पाओ, बहुत बारी होता है ना ऐसे कहते हैं अरे यहीं तक साँस अटक गई, नीचे तक नहीं जा रही। हाँ, तो क्या है एसिडिटी तो है ही अंदर कहीं न कहीं वायु तो इकट्ठा हुआ ही है जो वो आपका पैसेज नहीं क्लियर हो रहा, है ना? तो वो चीज़ तो है ही। तो इसमें तो एग्ज़ैक्टली क्या उसमें होता है? प्राणायाम टाइप होता है कुछ? हाँ, प्राणायाम ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ अगर आप करते हो, तो उससे आपका जो ब्रेथ है वो अंडर कंट्रोल रहता है। उसकी सिमेट्री एक बनी रहती है। अगर आप नहीं करते हो तो फिर आप हर रोज़ तो चल ही रहे हो। आपका जो इतनी आजकल जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ओबेसिटी है, कुछ है, वो सब क्या है? हम लोग बाहर का इतना सब खा रहे हैं, डाइजेस्ट तो हो नहीं रहा प्रॉपर से, हुँ। है ना? तो कितने इश्यूज़ आ रहे हैं लोगों को। सबसे ज़्यादा इश्यूज़ तो स्टमक के रिलेटेड ही आ रहे हैं, किन लोगों को करनी ठीक है चाहिए ना? प्राणिक हीलिंग? सभी को करना चाहिए, व्हाई जैसे नॉट? हम नॉर्मल योगा प्राणायाम करते हैं, अनुलोम-विलोम, कपालभाति, हुँ। इसी हाँ, तो तरीके से इसी से हाँ, ये तो बेसिक है ना। अगर आप हर रोज़ ये भी करते रहते हो, अगर आप हर रोज़ आप अपना एक नियम बना के इन सब चीज़ों को अगर आप करते हो, तो आपकी बॉडी बैलेंस्ड ही रहेगी, आपके चक्रास बैलेंस्ड रहेंगे। पर हाँ, उसका एक सिस्टम है जो उसको फ़ॉलो वो पता होना चाहिए, कि आपने कहाँ से शुरू करके कितनी सेकंड्स तक आपने साँस अंदर लेनी है, कितना उसको होल्ड करना है और कितना आपने उसको बाहर निकालना है, कितने टाइम में आपने उसको बाहर निकालना है। वो अगर आप उस चीज़ को फ़ॉलो कर सकते हो, तो फिर आपको कोई तो दिक्कत मतलब नहीं हम है। इसको जो अनुलोम-विलोम इसका थोड़ा-सा अपर वर्ज़न कह सकते हैं कि जिसके अंदर मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं ब्रीथिंग मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं, बिल्कुल। बिकॉज़ पार्ट ऑफ प्राणायाम ना, तो उसमें कितनी तरह की हैं बिकॉज़ अब जो हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं लाइक उनको हम नहीं बोलते ना कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ वाली करो। नॉर्मल इंसान को तो हम बोल देंगे कि नहीं आप ब्रिस्क करो, फ़ास्ट, 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 फ़ास्ट अपने स्टमक को हिलाओ, है ना? तो आप जितना तेज़ कर सकते हो उतना आप करो। लेकिन अगर कोई हार्ट पेशेंट है, कोई हाइपरटेंशन का मरीज़ है तो उसको हम बोलते हैं कि नहीं आपने धीरे चलना है। तो ये सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि कौन से इश्यू के साथ आपको कौन से लेवल तक की ब्रीथिंग करनी है। हुँ। अगर आपको स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है, तो आपको उसको बाहर निकालना है, तो आपने कैसे निकालना है? अगर मान लो स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी कहाँ है? यहाँ पे है ना सारा, तो आपको ब्रेन यहीं से साँस निकालना पड़ेगा बाहर। तो वो चीज़ें आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द हाँ, पैसेज ऑफ प्रैक्टिस एंड विद द समवन्स गाइडेंस, है ना? मैम आपके पास मान लो कोई स्ट्रेस वाला बंदा है, एंग्ज़ायटी बहुत होती है। क्या कितना टाइम लगेगा उसको इससे मैं तो निकलने 10 मिनट में उसको फ्री कर देती हूँ स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी से। उससे ज़्यादा टाइम में? मुझे नहीं लेकिन वो लगता। वन टाइम हो गया। हाँ। अब ये प्रैक्टिस उसको डेली करनी है वो तो तो देखो प्रैक्टिस का तो तब है कि अगर वो पूछेगा, अगर हम तो सजेस्ट करेंगे, हाँ, ठीक है? कि देखो आप आए हो, आपका स्ट्रेस एंग्ज़ायटी तो मैं अभी एक हाथ से निकाल के परे फेंक दूँगी। इस वक़्त तो आप बिल्कुल ठीक जाओगे वापस। और हाँ। जब तक आप दोबारा उस सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, तो आपको स्ट्रेस नहीं होने वाला। अगर आप दोबारा से फिर वही थॉट आप क्रिएट कर लोगे अपने माइंड में। अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि अभी मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया। और आप इस चीज़ को मान रहे हो कि हाँ, यस मैं जो आया था, मैं इस वक़्त वैसा नहीं हूँ। बड़ा सुकून से जा रहा हूँ मैं यहाँ सुकून से जा से। रहा हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा कि आई एम द सेम पर्सन, हाँ, है ना? और मैं आपको फिर अब ये एक चीज़ समझा के भेज रही हूँ कि अब आपने दोबारा से उस सिचुएशन में चीज़ नहीं को आना है। सिचुएशन अगर वो आएगी, तो आपने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। मैंने आपको ये एक बात बोली, ठीक है? और आप उस चीज़ के ऊपर टिके ही नहीं रह रहे हो। आप उस सिचुएशन में गए हो, वो सिचुएशन ऐसी है, आपने फिर उसको अपने ऊपर हावी होने दिया, तो आपको फिर दिक्कत होगी। क्योंकि बॉडी है ना, थॉट है ना? आपके सराउंडिंग्स हैं क्या? आपके सराउंडिंग्स को आप अपने थॉट से ही क्रिएट करते हो। सामने वाला कुछ कह भी नहीं रहा, आप अपने आप ही बैठे अज़्यूम कर अरे यार! अगर उसने ऐसे बोल दिया तो मेरा क्या होगा? या अगर ऐसे बोल दिया तो मैं ऐसे बोल दूँगा। तो आपका सिस्टम अंदर से खराब हो गया। ये होता है ओवरथिंकिंग जिसमें बहुत ज़्यादा लोग ओवरथिंक अज़्यूम ही तो करते हैं। आजकल और कर क्या रहा है इंसान? आप क्या सामने बोलना चाहोगे ऐसे लोगों को? जो जो ओवरथिंकिंग ओवरथिंकिंग करते हैं। करते हैं। मैं ये बोलना चाहूँगी उनको कि भई आपने अभी तक इतनी ओवरथिंकिंग करी, हाँ, उससे आपको क्या मिला? मुझे बताओ। हाँ, क्या आपके ओवरथिंक करने से जो आपने थिंक किया, क्या वैसा कुछ हुआ? हुआ? नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ, तो फिर आप ये क्यों कर रहे हो? हाँ, देन व्हाई डू यू हैव टू डू दिस?
हाँ, यू जस्ट लीव इट असाइड, इसको छोड़ो, हाँ, छोड़ना सीखो। और इतना आसान है छोड़ना कि आपने ऐसे पकड़ा है, आपने सिर्फ ऐसे करना है। हाँ, और किसी चीज को अगर आपको होल्ड करना है तो आपने ऐसे उठाना, और आपने ऐसे कितना एफर्ट लग रहा है बताओ, हाँ। लग रहा है ना। और इसे छोड़ने के लिए इट्स जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो आप इस चीज को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो, वाई? ऊपर से क्या होता है कि वो सोच के वो डर भी रहे हैं कि ऐसा होगा तो मैं क्या करूँ? ये भी एक प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। फिर वो बात आ जाती है, फिर लोग कहते हैं अरे यार ये राहु का प्रभाव, ये इसका प्रभाव। अरे राहु कुछ नहीं है, राहु इज सच अ नाइस पर्सन, वो यहाँ बैठा है आपके, वो हाँ, यहाँ बैठा है। आप नहीं सोचोगे तो वो आपको कुछ नहीं कहेगा, क्या कहेगा आप बताओ मुझे। हमारी बॉडी में ही हमारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, और हमारी फिजिकल बॉडी को हमारे प्लैनेट्स ही रूल करते हैं। इट्स जस्ट लाइक, मैं एक ओवरव्यू देती हूँ आपको हाँ, बिल्कुल हाँ। कि लोग जो नहीं भी मानते, मैं नहीं कहती कि आप मानो, मैं ये भी नहीं कहती कि आप मत मानो, मैं ये कहती हूँ कि अंधविश्वासी मत हो, है ना। आप एक बच्चा है, वो रो रहा है, उसको भूख लगी है। अब माँ अगर उसको दे देगी कुछ खाने के लिए तो वो चुप हो जाएगा, नहीं देगी तो वो दहाड़े मारेगा। वो तो और है। पहले तो वो रोएगा धीरे, फिर और भूख लगेगी, नहीं दोगे फिर और रोएगा। बिल्कुल ही नहीं दोगे, उसको आंखें दिखा दोगे कि चल मैं तो तेरे को कुछ समझती नहीं, है ना, तो फिर वो तोड़ फोड़ करेगा। सेम इज द केस विद द प्लैनेट्स। अगर आपको एक प्लेनेट तंग कर रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे साथ ये चीज ऐसे हो ना जाए, कुछ डर लग रहा है, तो यू कैन ऑलवेज टेक अ कंसल्टेशन, है ना। आप कंसल्टेशन लो और आप उस प्लेनेट को फीड कर दो ना। हुँ, फीड कर दोगे तो वो चला जाएगा, नहीं करोगे तो फिर वो तोड़ फोड़ करेगा। ये जो छोटी-मोटी जो रेमेडीज़ होती हैं, वो उपाय करके हाँ, उसको कर दो। शांत किया जा सकता है। अगर उसने आपके ऊपर इतना इफेक्ट डालना है, कुछ दे दोगे तो इतना इतने में रहेगा। निकल जाएगा ना। तो इसी को बोलते हैं अपनी डेस्टिनी को चेंज करना, जो नॉर्मली लोग कर सकते हैं। चलो हीलिंग में आके या योग साधना करना तो एक बड़ा लंबा वाला काम है, उसके लिए तो आपको टाइम निकालना पड़ता है, शुरू-शुरू में तो निकालना ही पड़ता है। बाद में तो चलो आपकी रूटीन जब बन जाती है फिर अपने आप ही टाइम निकलना शुरू हो जाता है। सेम इज़ द केस अगर हम वास्तु की बात करें। लोग कहते हैं कि क्या है वास्तु? मैं ये कहती हूँ कि एक साफ-सफाई का साधन। आप अपने आस-पास साफ-सफाई रखोगे तो आपको कोई नहीं तंग करेगा ना। एक कचरे का डिब्बा यहाँ पड़ा है, उससे बदबू आ रही है मुझे। अब मैं उसको उठा के बाहर रख दूँगी तो सफाई होगी। अच्छा, वास्तु कई बार ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ना कि जब हम घर बनाते हैं, तो उस टाइम तो हम वास्तु कंसल्टेशन नहीं लेते हैं और फिर वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जो भी वास्तु के अकॉर्डिंग जहाँ-जहाँ चीज़ें होनी चाहिए, तो वो बिल्कुल बिगड़ जाती हैं, चीज़ें चेंज हो जाती हुँ। हैं। उस वजह से लोगों के घर में प्रॉब्लम आने लगी। तो क्या किया? 2 चीज़ें, हाँ, देखो अब उसके तो फिर रेमेडीज़ हैं। देखो आज के टाइम में वास्तु को सँभालना इतना आसान नहीं है। वो टाइम चला गया पुराना वाला। जैसे होता था कि पहले तो टॉयलेट बाहर ही बनते थे घर के, है ना? एनिमल्स को और घर के बाहर रखा जाता था। घर के बाहर मतलब आँगन में उनकी एक जगह बनाई जाती थी। आजकल क्या हो रहा है? आजकल उतने बड़े-बड़े घर ही नहीं हैं, है ना? पहले छोटे-छोटे गाँव होते थे। गाँव में ही हर गाँव में जो ज़िम्मेदार जो ज़मीनें होती थी, हर किसी ने अपने घर में ही अपने पितरों का एक स्थान बनाया होता था, है ना? तो जो भी घर में ऐसा कुछ हो गया तो उनको वहीं पे ही क्रीमेट करा जाता था, क्योंकि तब गाँव छोटे-छोटे, इतनी फैसिलिटीज़ तो होती नहीं थी कि आप ये सोचो कि ये कर दोगे आप, किसी गाड़ी में ले जाओगे इतनी दूर तक, है ना, डेड बॉडीज़ को। पहले आजकल गाँव तो में ये एक मुश्किल से एक गाड़ी हुआ करती एक थी। गाड़ी हुआ कर, और वो भी उसमें भी नहीं तो लोग कंधों पे ही उठा के लेके जाते थे, तो बहुत दूर जाने वाला सिस्टम ही नहीं था, है ना? तो इसलिए सब लोगों ने अपने-अपने घरों में ही पितरों का स्थान बनाया होता था। और वो फ्रूटफुल भी रहता था, क्योंकि आप अपने पितरों को पहले ही जगह दे रहे हो, है ना? क्योंकि आज भी अगर आप ग्रो कर रहे हो ज़िंदगी में तो कहीं न कहीं तो उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, एंसेस्टर्स की, है ना? तो अब वो वाला जो स्थान होता था तो उससे आपको ब्लेसिंग मिलती थी। आपका वास्तु खराब होता नहीं था। अभी आजकल क्या हो रहा है कि उसी ज़मीन के जहाँ पहले एक घर था, उसी ज़मीन को काट-काट के वहीं पे 4-4 फ्लैट खड़े कर दिए, तो डायरेक्शंस चेंज हो गई। हुँ। जहाँ पे वो किसी बॉडी को क्रीमेट किया होगा या बरी किया होगा। सिटीज़ में तो ये भी पता नहीं लगता। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे शमशान हुआ करते थे। वहाँ
उस जगह पे या उसके आस-पास अपार्टमेंट्स बन गए। बन गए हैं, है ना? तो वो एनर्जीज़ ने तो तंग करना ही है, वो तो करेंगे तंग, क्योंकि उनकी शांति तो कोई नहीं करवा रहा फिर। उनके स्थान के ऊपर आपने ये सब करके बना दिया। सिटीज़ की भी अपनी कोई एनर्जीज़ होती हैं। सब हाँ, बिल्कुल हर चीज़ की जैसे एनर्जी है, एवरीथिंग हैज़ एनर्जी। ये जो एक पेपर पढ़ा है इसकी भी अपनी एनर्जी है। हर चीज़ की एनर्जी है। ऑरा तो है ही है हर चीज़ का, किसका नहीं है? एक बॉटल पड़ी है, आप इसका भी अगर चाहो तो इसका ऑरा देखो तो आप इतना सा ऊपर से ऑरा जा रहा है। आप पूरा देख सकते हैं। हाँ, ये तो जब हम लोग प्राणिक हीलिंग सीखते हैं या एनर्जी हीलिंग भी सीखते हैं, जो भी कुछ है, तो सबसे पहला तो पार्ट ऑरा ही है। एक आम आदमी को ध्यान से पूरा देखिए किसी का ज्ञान तक पहुँचने में कितना समय लग जाए? कुछ भी नहीं, सबसे पहला स्टेप ही ऑरा देखना। कैसा दिखता है और आपके आस-पास एक लाइन ऐसे बन जाती है। आपने देखा होगा मंदिरों में जो मूर्तियाँ होती हैं, उनके पीछे एक एक ऐसा गोल्डन अ, घेरा टाइप होता है। होता है ना, दैट इज़ ऑरा। हाँ, वैसा ही ऑरा हर चीज़ का ऑरा। हम लोगों ने मैंने जब शुरू किया तो हमें सबसे पहले उन्होंने बोला था कि वो वहाँ बाहर देखो, खिड़की से बाहर वहाँ पे जो भी एक पेड़ है, कोई भी एक पेड़ चूज़ कर लो और देखो उसका कितना ऑरा है। तो वी स्टार्टेड विद दैट। नहीं तो फिर जब आप उस लेवल पे पहुँच जाते हो तो आपको दिखता है। येस, इट्स विज़िबल। आप नेकेड आई से देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यस, ये जो आजकल चल रहा है ना कि मशीन आ गई, आप अपना ऑरा चेक करा लो, है ना? तो कि आपका ऐसा-ऐसा ऑरा, वो इंसान जाता है और वो अपना सारा ले आता है, वो एक करवा ऐसे करके मशीन आती है अगर आपका दैट ऑरा बहुत अच्छा है तो वो हाँ, ओपन हो वो जाएगा। हाँ, यस दैट इज़ यूवी स्कैनर। उससे भी हम लोग ऑरा चेक करते हैं। उससे वास्तु भी किया जाता है, घर का भी स्कैनिंग होती है। उससे तो बहुत कुछ बड़े काम होते हैं उसके साथ, हुँ, सो मेनी थिंग्स। तो ये जो ऑरा स्कैनिंग होती है इससे पार्ट ऑफ लाइक जो हमारे चक्रास होते हैं, उसी से ही हमारा ऑरा बनता है। हाँ, उसी से ही बनता है। हमारे एक्चुअली में हमारी जो फिजिकल बॉडी है इसके पास एक एनर्जी बॉडी भी है। हम लोग जब काम करते हैं, हीलिंग करते हैं तो हम लोग एनर्जी बॉडी पे ही काम करते हैं। सूक्ष्म शरीर बोल सकते हैं, एस्ट्रल हाँ, बॉडी में। यस, या और वही हमारी जन्म-जन्मांतर से चलती हुई आ चलती रही है। हुआ तो हमें उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। ये तो बनाना यहीं रह जाएगा, चाहिए। वो ये हमेशा चलता रहेगा। हाँ, यस, एग्ज़ैक्टली। वो तो चलेगा ही ना। ऑरा अगर आपका जैसा ऑरा है, हाँ, वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे। और अगर आपकी जितनी अच्छी एनर्जी, जितना अच्छा ऑरा होगा तो नेगेटिव जो बंदा जा रहा होगा उसका भी मन करेगा कि मैं जाऊँ इस एनर्जी में। अरे भाई ये क्या है? तो मैम हम ये कह सकते हैं कि हमारा ऑरा पॉज़िटिव है इसलिए हमने आपको बुलाया है। Yes, you can say that. It's all the effort of Jatin. His name is Jatin. पता नहीं क्या सोच के उसने मुझे फ़ोन किया होगा। Came out with something else. Yes. So it happens. See, like energy attracts हाँ, like things. अच्छा हमने प्राणिक हीलिंग की बात की। इस तरीके से और कौन-कौन सी हीलिंग और होती है? देखो बेस तो प्राणिक ही है, हाँ, ठीक है? उसके बाद देन क्रिस्टल हीलिंग है, साइकोलॉजिकल है, क्रिस्टल हीलिंग में क्या ठीक होता है? है? क्रिस्टल हीलिंग में क्रिस्टल्स के साथ हीलिंग करी जाती है। जैसे छोटे-छोटे स्टोन्स होते हैं ना, कलर्ड, तो उनके साथ हीलिंग करी जाती है। जैसे आप लेटे हो तो आपकी बॉडी के साथ स्टोन्स रख दिए जाते हैं। तो हालाँकि आई हैव लर्न्ड ऑल these थिंग्स बट आई वेरी रेयरली यूज़ दोज़ स्टोन्स। मैं एक क्रिस्टल वांड से ही वो कर देती हूँ। उसी से ही मैं करती हूँ। मैं उसी से ही आपके चक्रास के ऊपर काम करके उससे डर्टी एनर्जी निकाल के उसी से ही हम लोग उसको कर देते हैं। So everybody has everyone's own हुँ, हुँ। क्राइटेरिया कि अपने काम कैसे करना है। तो जितना-जितना आप इन मोडालिटीज़ में जाते जाओगे, उतना ही आप ज़्यादा आपके लिए ईज़ी होता जाएगा सारा कुछ। जैसे मैं सिर्फ़ क्रिस्टल वांड से ही कर देती हूँ, तो मुझे बाकी के क्रिस्टल्स की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरे लिए वो चीज़ें मैटर नहीं करती, है ना? जैसे लोग कहते हैं कि क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स डाल लो, ये कर लो, सो आई एम नॉट वियरिंग एनीथिंग, आप देख सकते हो। क्या ये क्रिस्टल तो ब्रेसलेट पहनना सही है? अ, पहनते ही हैं लोग, पर मुझे लगता है कि अगर आप सारे ही रंग डाल लोगे हुँ, अपने उसमें, तो जो अगर कोई ऐसा चीज़ जो आपकी बॉडी में पहले से ही ज़्यादा है, वो फिर वो एक्सेस हो जाएगी, तो फिर एक्सेस तो ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। राइट। तो आपको अपनी बॉडी के हिसाब से ही कुछ भी करना चाहिए, जो आप जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है।
जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है आप उतना ही उस चीज़ को करो। और ये तो ऑरा और चक्रास का तो आपका वो वाला पार्ट है कि आपका ऑरा तो हर टाइम हर दिन चेंज होता रहता है, आपके चक्रास हर दिन हर वक्त चेंज होते रहते हैं। जैसे माहौल में आप जाओगे आपके चक्रास वैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, जैसे माहौल में जाओगे आपका ऑरा वैसे ही हो जाएगा। अब अगर आप मैं गंदगी में ही जाके बैठूंगी तो मेरा ऑरा तो हो गई वैसा वाला, तो है ना। कई बार कुछ ऐसी चीज़ होती है ना कि हम अपने ऑरा को लॉक कर सकते हैं। हाँ, वो एक मोडालिटी है। जैसे हम लोग जब बाहर निकलते हैं, तो हम लोग अपने ऑरा को लॉक करके भी निकलते हैं। दैट इज़ ऑल्सो देयर। कई बारी कुछ ऐसे पेशेंट्स इस तरह के आते हैं कि जहाँ पे हम लोगों को लगता है कि इसको हमने ऐसे ठीक तो कर दिया, बट सिंस ही इज़ गोइंग इनटू दी दैट एनर्जी अगेन, तो वो इसके ऊपर एटलीस्ट एकदम से इफेक्टिव ना हो, तो हम उसको भी लॉक करके भेज देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड शील्डिंग। हम उसकी बॉडी को ही शील्ड कर देते हैं। उसको तो उसको फिर कोई भी चीज़ आके टच नहीं करेगी। फिर वो उसकी प्रोग्रामिंग होती है कि कितना टाइम के लिए हम लोग उसको कर सकते हैं, बिकॉज़ बहुत लंबा तो रिन्यू भी तो करना पड़ता है ना ये सब चीज़ें। जैसे हमारा ऑरा जब एक तरह सा रहता ही नहीं है, ये तो देन चीज़ दिस की भी थिंग्स आर टेक्निक होती है, हाँ, यस, ऑरा लॉक करने की लॉक टेक्निक। करने की टेक्निक। ये सब चीज़ें ही एक्चुअली में सीखने के लिए इनके सिस्टम कि किसी को बताने हैं कोई बात हम लोग इस चीज़ के ऊपर कर सकें, तो आई वेंट इनटू द लर्निंग्स। हुँ, थ्योरी पढ़ने के लिए मैं गई। अच्छा, हालाँकि अगर आप मेरे साथ बात करो कि जब मैंने पहली बारी जब मैं ये सीखने गई थी, तो आई केम बैक, यू नो, वो कहते हैं ना जैसे एम्प्टी स्टमक, दिमाग में एक भी चीज़ नहीं घुसी थी। मुझे लगा मैं इतना पैसा खर्च करके आ गई और मुझे ये भी नहीं समझ जब आया, आप फर्स्ट टाइम गए थे, जब मैं पहली बारी गई। ऑफलाइन गए थे आप? हाँ, तब तो ऑफ़लाइन ही होता था, आज से कितने साल पहले की बात है, 12-15 साल पहले की हुँ, बात है, तो तब तो ये सब चीज़ें इंटरनेट भी इतना वो नहीं था, सब ऑफ़लाइन ही। पहला। ऑनलाइन तो ये सब कोविड के टाइम के बाद आया, उससे पहले कहाँ था? इंटरनेट एक्सपेंशन 2017 के बाद हुआ, जब जियो स्टार्ट हुआ और 2020 के बाद बूम आया इन सब चीज़ों में। बस। ऑनलाइन क्लासेस तो 2020 के में हाँ, ही तभी शुरू हुई, उससे पहले तो कोई भी नहीं नहीं, हुआ। सब ऑफ़लाइन होता था। हाँ, तो हमने तो सब कुछ ऑफ़लाइन तो ही सीखा। आपने ऑफलाइन किया, आपने क्लासेस ली, तो उस टाइम पे आपको लगा कि कुछ हाँ, फ़ायदा तो नहीं मुझे हुआ। लगा कि मैं तो मतलब लाइक यू आस्क्ड मी कि अच्छा ये चीज़ ऐसे कैसे होती, तो आई वाज़ जस्ट आंसरलेस टू दैट थिंग। हाँ, मुझे लगा मैं 1 हफ्ता मैंने लगा दिया इसके ऊपर एंड आई जस्ट डोंट इवन नो कि ये है क्या? देन आई लर्न दैट अगेन। और फिर जब मैं अगली बारी गई, तो फिर तो वो कहते हैं ना कि किसी और ही चीज़ के साथ वापस आई। हाँ। फिर उसके बाद तो इट वाज़ नो लुकिंग बैक। फिर नहीं, फिर तो वो वाली चीज़ हुई कि औरों के भी काम किए। आपको लगता है ये ऑरा लॉक करने की टेक्निक सबको सीखनी चाहिए? देखो सिर्फ़ औरों को लॉक करके आप क्या करोगे? आपको कुछ तो पहले बेसिक सीखना पड़ेगा ना, और हाँ, आपने सबसे पहले तो अपना ऑरा बनाना पड़ेगा। पहले तुम अपनी बॉडी पे काम तो करो। हाँ, पहले तुम थोड़ी-सी ध्यान, कोई मेडिटेशन कुछ करो तो, ताकि आप उस लायक भी हो जाओ। इन सब चीज़ों में आने के लिए आपको ही पहले अपनी बॉडी को ही बैलेंस करना पड़ेगा ना। पहले आप खुद बैलेंस होगे तभी तो आप कुछ करोगे। क्या इसके लिए आप किसी पहले ही आप इतने स्ट्रेस में ऊपर से अपना ऑरा लॉक कर लोगे तो सारा स्ट्रेस तो अंदर ही जाएगा। सो यू नीड टू यू नो वर्क एक तरीके से, अच्छा, एक तरीके तो से। अभी हम आपसे जानेंगे कि ये तरीका क्या है? क्या इसके लिए किसी गुरु की रिक्वायरमेंट रहती है? एग्ज़ैक्टली, किसी से तो सीखना ही पड़ेगा। आप किताबें पढ़ के हर चीज़ नहीं आती। मतलब मेरे को इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज होते हुए भी हाँ, मुझे थ्योरी लेने के लिए क्लासेस लेनी पड़ी। और आप यकीन नहीं करोगे, जब मैंने हीलिंग मोडालिटीज़ सीखी, जब मैंने लेवल 1 किया, तो अभी मैंने उसके बाद सेकंड लेवल तक मैंने अभी जॉइन ही किया था, 1 दिन की क्लास ली थी, तो मैं 6वें लेवल वाला मैंने कोर्स पहले ही कर लिया बिकॉज़ समबडी वाज़ हियर टू टीच दैट। तो मैं उस चीज़ को भी ग्रैब कर पाई ना, मैं उस चीज़ को भी सीख पाई। क्यों? क्योंकि मेरे पास बेस तो था और मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज पहले से ही थी, वो चाहे मेरा पीछे से ही आ रहा था मेरे साथ। पीछे मतलब पास्ट लाइफ से। पास्ट लाइफ से, है ना? बिकॉज़ ये चीज़ भी मुझे बड़ी लेट पता चली। मैं एक बारी ऐसी समबडी वाज़ इन चंडीगढ़, वो कहीं से आए हुए थे, तो मैं उनको ऐसे ही मिलने चली गई। वो फेसबुक पे किसी ग्रुप में बात चल रही थी, तो ही वाज़ हियर इन चंडीगढ़, तो मैंने उनको बोला कि ऐसे करके मैं भी चंडीगढ़ से ही हूँ, तो मैं अगर आपके पास आधा घंटा आना चाहूँ, तो ही सेज़ कि आ जाओ। तो जब मैं गई, जैसे ही तो बात करते-करते तो उन्होंने मेरे को जब एनालाइज़ किया, तो ही सेज़, "ओह माय गॉड! यू आर अ बॉर्न हीलर।" हाँ, तो मैंने उनको पूछा, मैंने आई वाज़ जस्ट लाइक दिस, आई सेड ये बॉर्न हीलर कौन होते हैं? दिस इज़ अ न्यू थिंग फॉर मी।
मतलब मैंने इतना कुछ कर लिया और मुझे ये पता ही नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे बताया है कि ये कौन होते हैं, तो देन आई रियलाइज़, आई सेड ओके यस यू आर राइट। अ, है ना? तो क्योंकि हर चीज़ की कोई ना कोई तो मॉडलिटी है, उसका कोई तो तरीका है, कुछ तो है उसमें कि आप ये सब चीज़ें जान पाते हो, ऐसे नहीं। अच्छा जैसे गाँव में एक लेडी हैं, ठीक है? उनका तो सर्कल ही बहुत लिमिटेड है। वो अपने गुरु तक कैसे पहुँचे? बल्कि जो गाँव के लोग हैं, वो तो ज़्यादा गुरुओं को मानते हैं। अभी ये चीज़ें शहरों तो में कम हैं, 2 टाइप के लोग जो मानते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अंधविश्वास, अंधे होके मानते हैं। वो वही चलता है गाँवों में, पर वो भी तो सही नहीं है। वो भी सही नहीं। यस। मेरा तो ये मानना है कि अगर कोई पर्सन है जो 1 लाख लोगों को चीज़ें बता रहे हैं, हो सकता है कि उनके अंदर हो, लेकिन उसके अंदर ग्रैब करने वाले कितने होंगे? कितने अदरवाइज़ अगर 20 लोगों को ढंग से समझाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इफ़ेक्टिव होते हैं, एग्ज़ैक्टली। वो चीज़ तो है ही है, पर लेकिन आपकी क्या पावर है? आप कितना ले सकते हो? जैसे मैं पहली बारी गई तो मुझे ऐसे लगा कि जब मैं वापस आई तो जब मेरे से किसी ने पूछा कि ये चीज़ कैसे होती है तो मैं नहीं बता पाई। लेकिन जब मैं दूसरी बारी गई तो उसके बाद लोगों ने मुझे बुलाया कि अरे मेरा ये कर दो, मेरा ये कर दो। तो मेरे बैचमेट्स ने भी मुझे ऐसे बोला कि आप मेरे साथ चलोगे वहाँ? तब उनको पता लग गया कि नहीं शी इज़ समथिंग एल्स, अच्छा, क्योंकि मेरी एनर्जीज़ ऐसी थी। क्या कोई ऐसी टेक्नीक है जो बिना गुरु के भी कोई भी कर सकता है और जिससे हम अपने आप पे काम करें, उस डायरेक्शन की तरफ जाएँ, हम नहीं, अपने उड़ा इसमें नहीं हो सकता। नॉट तो इन ऑकल्ट सेंस। तो जो उसके लिए चीज़ तो जो फिर चीज़ है ही रहस्य वाली, उसको आप कैसे खोलोगे बिना गुरु के? वो तो रहस्य आपके गुरु ही खोलेंगे। और अगर कोई बोलता है तो ऐसा बोलते हैं ना कि ये कीलित है, कि जब तक गुरु के मुख से नहीं आएगा तब तक वो चीज़ वो इफेक्टिव मंत्र होते हैं ऐसे कि अगर आपको किसी मंत्र का जाप करना है, तो वो किसी गुरु से तो लेना ही पड़ेगा ना, तभी तो वो खुलेगा। या फिर ऐसे कोई ब्राह्मण भी अगर आपको बोल देते हैं कोई कि हाँ, आपने ये चीज़ ऐसे मेरे पीछे-पीछे बोलो, है ना? तो आप उसको भी अगर आप चैंट करते हो, तो वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है बिकॉज़ वो ब्राह्मण के मुँह से निकला, नॉट ये जो आजकल इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मतलब 2 दिन 3 दिन का कोर्स किया और आगे तो वो लोग बोले कि अच्छा मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। है। आप ब्राह्मण जो पीछे से चलते आ रहे हैं, लीनिएज जिनकी है। हाँ, जिनकी लीनिएज है, कहते हैं कि जिनके घर में कम से कम 3 पुश्तों से तो वो चीज़ चलती आ रही हो, जिनके घर में धर्म त्रिकोण जो है वो माना जाता हो, जो हो वहाँ पे, उन्हीं के ही मुख से निकली हुई जो चीज़ होती है, उसी को ही आपको आगे कैरी ऑन करना चाहिए, नॉट ऐसे। अब आजकल तो जैसे इतने सारे लोग हैं जो सिद्धियाँ कर के और बड़ी छोटी एज में, है ना? कोई बहुत ऐसा नहीं है कि सिद्धि भी आपके पास तभी आती है जब आप जप करते हो, तब करते हो, है ना? पर लेकिन अगर आपने एक सिद्धि अटेन कर ली और आप उस सिद्धि के बेसिस पे करते जा रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, तो उसका भी अगर जिस दिन आप उसको छोड़ोगे या उसके हिसाब से आप नहीं चलोगे तो देन व्हाट? सो इट्स बेटर कि आप अपने ऊपर काम करो। आप उतने सात्विक हो जाओ कि आपको यूनिवर्स ही ना छोड़े, आपको प्रकृति छोड़े ही नहीं। जो आपके इष्ट हैं वो आपको ना छोड़े, जो आपके गुरु हैं वो आपको ना छोड़े। अगर आपको इन सब चीज़ों में आना ही है, छोटी एज में भी चाहे आना है, किसी भी उम्र में आओ, एनी एज इज़ ओपन। लेकिन आपको क्योंकि जब आप साधनाएँ करते हो, तो सिद्धियाँ आपके पास ऑटोमैटिकली आती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आती हैं, वो आती हैं। बट क्या आपने उन सिद्धियों को अपने पास रखना है या आपने उनको थैंक यू कर देना है कि दैट इज़ द अच्छा मैम आप मंदिर जाती हैं, आप एनर्जी फ़ील कर लेते हैं? आपको क्या लगता है कि जो बड़े मंदिर जो होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक जाती है, उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है या फिर जहाँ जो छोटे मंदिर नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सेफ है? एक एक वहाँ पे जो आपने मूर्ति एक रखी, हाँ, जब प्राण आपने उसकी प्रतिष्ठा की। हाँ, जब आपने उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी, तो फिर वो छोटी जगह या बड़ी जगह, उसमें तो आपको अपनी एनर्जी देनी ही देनी है। आप किस भाव से जा रहे हो, आप कितना वहाँ से लेना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मंदिर में तो एनर्जी है ही है। क्योंकि मैं किसी से बात कर रहा था ऐसे ही डिस्कशन था, तो उन्होंने बोला बहुत सारे तो ऐसे मंदिर हैं जहाँ सही तरीके से नियम से पूजा-पाठ होता ही नहीं है, तो भगवान तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन होगा, वहाँ प्रेत आ जाता है। होगा, ऐसा भी होगा और वो मंदिर नहीं होंगे, वो फिर ऐसे लोगों ने अपने छोटे-छोटे छोटे-छोटे बना रखे हैं। छोटे-छोटे मंदिर तो होंगे ऐसे देखो, ही। आज क्या है मैं ये मानती हूँ कि उसने ना सबका रोटी खाने का ज़रिया बना रखा है ना? वो सबको रास्ता दिखाता है। तो उस रास्ते पे जब आप चलते हो, आपने सीधा चलना है या आपने ट्रेन को ट्रैक से थोड़ा-सा उतार देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
तो जैसे आप चलोगे, तो वैसा ही वो देगा आपको, वो वैसे ही देगा और वही आपका कर्म है और वही वापस आएगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि ऊपर वाले ने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं। हम खुद आते हैं अपने आप डिसाइड करके कि मैं इस माँ-बाप के साथ अपने कर्म जाके भोगूँगा, यहाँ मेरे सारे अकाउंट क्लियर होंगे, मैं यहाँ जाऊँगा, इतना टाइम मैं यहाँ रहूँगा और इस दिन मैं वापस आ जाऊँगा। वी डू इट आवरसेल्फ। उसने कुछ नहीं करना, उसने तो उसका तो एक ही काम है, तथास्तु, कि बस। बुरे का बुरा और अच्छे का अच्छा। जो आप करोगे उसने तो आप उसमें आपको तथास्तु ही बोलना है, सो बी इट, बात खत्म। उसका आप हमारे कर्मों के फल से कोई लेना-देना नहीं है। हम जो करेंगे वो उसने उसको वैसे ही वापस कर देना मल्टीप्लाई करके। आपने अपने पास्ट लाइफ देखी है। आप कर्मों के को कैसे मानते हैं? मतलब इनसे बचा कैसे जाए? मतलब जो हमारे जीवन में दुःख है, तो कहीं न कहीं हमारे कर्मों के हिसाब से आता हुँ। है। तो हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए कि आगे हमारे जीवन में दुःख ना आए? जब आपके सामने आपके कर्म आ रहे हैं, तो उसमें 2 रास्ते हैं ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। किसी भी चीज़ में 2 चीज़ें हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। आपने कौन-सा लेना है? आपने कौन-सा लेना है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पॉजिटिव वाली साइड में जाओगे तो कर्म सुधरेगा हुँ। और जब आप पॉजिटिव वाली साइड में जाओगे, तो झमेले इतने होंगे कि आप उनको झेलते-झेलते थक जाओगे और अगर आप थक के दूसरी तरफ को मुड़ गए, तो आपकी सारी पीछे वाली भी खराब। तो पॉजिटिव रास्ते पे चलना मुश्किल तो है, पर लेकिन जब आप एक लेवल तक पहुँच जाते हो ना, फिर वो आपके सारे मसले फिर खुद खड़ा होता अच्छा है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है मेरे अकॉर्डिंग मैं सही, उसके अकॉर्डिंग वो सही। फिर क्या करें? फिर तीसरे बंदे को बीच में डाल लो ना और वो वही है, फिर उसको बोलो कि भई अब आप ही देख लो, अगर मैं गलत हूँ, हाँ, तो मुझे झाड़ लगाओ, अगर वो है नहीं तो फिर वही कहते हैं ना कि प्रार्थना, है ना? कि मेरे लिए वो करो जो अच्छा है, उसको भी वो दो जो उसके लिए ठीक है। अब आपको कहीं न कहीं तो बैलेंस करना पड़ेगा ना आके, नहीं करोगे तो कैसे होगा? और जो चीज़ आप छोड़ देते हो वो आपके पास अपने आप वापस भी आती है। जहाँ लालच खत्म, वहाँ आपकी तरक्की स्टार्ट है। अच्छा जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आपने बताया कि पिछले जन्म में आप तपस्वी वो थे। तो जनरली जब हम तप करते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं, तो हमारा एक ही पर्पज़ होता है कि मोक्ष की प्राप्ति। हुँ, तो फिर आप इस जन्म में क्यों आए? मतलब जो पास्ट लाइफ थी, उसमें मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? जो अकाउंट क्लियर नहीं हुए थे, आपसे नहीं मिली थी। हाँ। हाँ, तो ये सब भी तो पूरे करने हैं ना, क्योंकि कार्मिक तो है ही है। अगर आज मैं यहाँ बैठ के आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ, तो कभी ये सिचुएशन पहले भी आई होगी, कि मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा दे हूँ रहा हूँ। बट यस, एग्ज़ैक्टली, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कई बार ये सोचती हूँ कि मैं अगर मान लीजिए चंडीगढ़ में सपोज़ करो कोई सम्मेलन हो रहा है या कहीं पे कोई गैदरिंग हो रही है। हाँ, मैं कहीं वहाँ पे तीसरे-चौथे इंसान के थ्रू पहुँची हाँ, और वहाँ पे जाके मुझे एक बंदा ऐसा मिल गया जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगा कि नहीं, ये तो हम लोग तो बहुत पुराने वाले हैं, तो उसको मिलना था। वैसे मैं पता नहीं कब मिल पाती, एक जम्मा बंदा कोई जम्मू रहता है या कोई चेन्नई में रहता है ना? तो अगर मुझे उसको मिलना था तो मैं कहीं तो मिली, कोई तो ज़रिया बना। तो आप हर जगह पे मिलते हो। मैं आपको बताऊँ अभी थोड़ा टाइम पहले ही एक चीज़ हुई जिसको कि मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ें ऐसे हैं। देखो अभी भी आज भी मैं तो इन चीज़ों को एनालाइज़ करती रहती हूँ। आई एम इनटू द एल्डरली केयर। कुछ ऐसे बुज़ुर्गों के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, जिनके बच्चे बाहर रहते हैं और वो यहाँ अकेले रहते हैं। तो मैं उनकी सेवा के लिए, उनको सपोर्ट के लिए जाती हूँ। उनको मिलने जैसे हफ़्ते में 1 दिन मिलने चले गए, कोई उन्होंने डॉक्टर के पास जाना है तो मैं लेके चली गई, है ना? तो ये सब चीज़ें वो चलती हैं। तो ऐसे ही एक फैमिली थी अहमदाबाद से। अब वहाँ से मुझे मतलब उन्होंने अंकल जो थे वो बीमार थे, उन्होंने यहाँ आना था ट्रीटमेंट के लिए, चंडीगढ़। ठीक है। अब उनको यहाँ पे कोई तो चाहिए, जिसके थ्रू वो यहाँ पे हॉस्पिटल में या सपोर्ट तो चाहिए होती है, देखो एक अकेला हुँ, इंसान आ रहा है, उनका सर्वेंट था साथ में।
यहाँ पे जब मैं जिनके थ्रू मतलब मेरी उनके साथ बातचीत हुई, जिन्होंने मुझे बोला कि भी ऐसे करके भी जब वो आ रहे हैं तो आप देख लोगी, बिकॉज़ यू आर द ओनली वन जो इतनी दूर जा भी सकती है। बिकॉज़ आई एम अ सेल्फ ड्रिवन काइंड ऑफ पर्सन, तो मेरे घर से जहाँ मैंने उनको पास जाना था तो इट वाज़ क्लोज़ टू 1 घंटे का ड्राइव था, हुँ, मेरी अपनी गाड़ी में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उनको आने दो, आई विल टेक केयर ऑफ दैट ऑफ हिम, है ना? तो चलो वो आए, उनके साथ मेरी बातचीत हुई, मैं उनको मिली, 2-3 घंटे उनके साथ बैठी रही, उनके इश्यूज़ जितने भी थे डिस्कस किया, रिज़ॉल्व किया, उनको बताया कि आप यहाँ पे आए हो तो कैसे क्या होगा और वापस जाके आपको क्या करना होगा, या आपके साथ ये जो इश्यूज़ हैं, ये क्यों हुए? वो नेचुरोपैथी वाला वो एक डॉक्टर वाली तो फीलिंग हमेशा रहती है ना कि अरे सामने अगर बंदा बैठा है, इसको जितना गाइड कर सकते हो तो कर लो, हाँ, है ना? तो वो आए थे यहाँ पे, जैसे कि चलो हम 1 हफ्ता रुकेंगे यहाँ पे तो हॉस्पिटल में, तो ट्रीटमेंट अपना करवा के देखते हैं कितना रिज़ल्ट मिलता है, कैसा है। मेरे से मिलने के बाद अगले दिन वो सवेरे वापस चले गए। मुझे आंटी का फ़ोन आया कि बेटा वो तो वापस आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको नहीं अच्छा लग रहा वहाँ पे कि ऐसे कमरे में बंद सा और हॉस्पिटल में ऐसे रहना। तो कहते वो तो वापस आ रहे हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं आंटी, आने दो, तो मैं उनको यहीं से गाइड करती रहूँगी कि उनको क्या-क्या करना है, कैसे करना है। कहते अच्छा चलो ठीक है। चलो वापस पहुँच गए वो, अगले दिन वापस चले गए। वापस गए तो 2 दिन के बाद ही वहाँ पे दोबारा ही गॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। हुँ, एडमिट हुए, एक मेरे को लगता है शायद ही डिडन्ट इवन लिव फॉर अ वीक उसके बाद, एंड ही डाइड। तो बाद में ऐसे मैं ये सोच रही, मैंने कहा उस इंसान ने हाँ, मुझसे मिलना था या इसलिए वो वहाँ मैंने से उनको मिलना था? हाँ, उनके जो उनका हेल्पर था उससे भी मेरी इंटरेक्शन होनी थी। वो आंटी वहीं बैठे हैं और हुँ, मेरी उनसे भी इंटरेक्शन होनी थी। और बीच में जो बंदा था जिसके थ्रू यहाँ तक पहुँची, वो भी किसी के थ्रू मतलब मेरे तक पहुँचा। तो मैंने कितने लोगों को मिलना था। उन अंकल को मिलने के लिए मैंने कितने लोगों से और बात करनी थी। और वो यहाँ पे आए 3 घंटे, 3 साढ़े 3 घंटे, मैं सवेरे उनके पास 9 बजे पहुँची थी, 1 बजे वापस गई। 3 घंटे मैंने उनके साथ लगाए कि क्या वो मुझसे ही मिलने के लिए आए थे, ये हमारा कौन-सा कार्मिक कनेक्शन था। तो आपसे मिलने आए। वो मेरे से मिलने आए थे। तो इट हैपेंस। तो इंसान वो सब चीज़ें करता है, जाने से पहले वो सब होता है। दैट इज़ देयर। ये सारी जितना चीज़ें कहीं न कहीं लिखी कहीं न हुई कहीं लिखी हुई हैं। यस, दीज़ आर ऑल प्रीडेस्टाइन्ड, और मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे करके किसी को मिलना है मैंने, या वहाँ पे भी मेरा ऐसा कोई कनेक्शन होगा। नहीं, तो आप अपने एक शहर में रहते हुए भी नहीं मिलते कई बार। आप सोचो। अ फ्रेंड ऑफ माइन अभी नवरात्रे गए, अष्टमी वाले दिन मेरी और उसकी बात हुई। तो मुझे कहते कि इतने दिनों से कहाँ हो तुम? मैंने कहा अभी व्रत रखे हुए थे, चलो अभी नवरात्रे हो जाए, मैंने कहा फिर आती हूँ मैं मिलने के लिए। चलो, नवमी के दिन उन्होंने कंजकें करी, मैंने भी करी। दशहरे वाले दिन मैं अभी सोच ही रही थी, मैंने कहा चलो आज चंडीगढ़ जाऊँगी तो देन आई मीट हर एज़ वेल, नहीं तो आज अगर नहीं भी होगा तो एक आध दिन में चलो मिलती हूँ। वही चीज़ें, मतलब हमारी मैसेज पे तो बात होती रहती थी। दशहरे वाले दिन तो मैसेज ही आ गया कि शी इज़ नो मोर। तो अगर आपने फिर जाने से पहले किसी को नहीं मिलना तो आप चाह के भी नहीं मिल नहीं सकते। मिल सकता। और जिसको मिलना है तो इंसान इतनी दूर आता है, फिर वो कहाँ अहमदाबाद, कहाँ चंडीगढ़ कहाँ चंडीगढ़, और ऐसी एज में और ऐसी कंडीशन में। ऐसी कंडीशन में। तो इट हैपेंस, दीज आर ऑल प्री डेस्टाइन्ड थिंग्स। अच्छा, एक हमारे संचित कर्मास होते हैं, एक प्रारब्ध होता है और एक हमारे क्रियामान कर्म। हाँ, जो हमारे क्रियामान कर्म होते हैं वो हमारे इस जन्म के जो कर्म होते हैं, वो हमारी लाइफ के अंदर कितने परसेंट इफेक्टिव होते हैं? सारी तरह के ही जो हमारे कर्मास हैं वो टोटल इफेक्टिव होते हैं। उसमें आप ये कह ही नहीं सकते कि इनका कम प्रभाव इसका ज़्यादा है या इसका ज़्यादा। किसी ने क्योंकि कर्म है ना, सामने आएगा ही आएगा आपके। अगर किसी ने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत बुरे कर्म किए हैं, लोगों के मर्डर कर रखे हैं या लोगों को जला के मारा है और इस जन्म में आके उसने दुःख तो आएँगे उसकी लाइफ में, वो तो लिखे हुए हैं क्योंकि हाँ, काम है और उसका। वो आएँगे, वो भक्ति और करते-करते आएँगे। वो भक्ति करने लग गया, तो क्या होगा उसके साथ? तो उसके वो दुःख वो तो वापस आएगा ही ना। कर्म वो जब भक्ति करेगा, भक्ति करते-करते उसको कई समस्याएँ आएँगी, जिसको हम बोलते हैं ना कि अरे यार ये तो संत है, फिर इसको इतनी समस्याएँ क्यों आ रही हैं? पहली बात तो पुराने कर्म, दूसरा ईश्वरी जितनों को तुम तारोगे, जितनों का भला करोगे,
उनके भी तो तुम कर्म ले रहे हो। वी हीलर्स डू व्हाट? हम लोग भी तो आपके कर्मों में ही तो हाथ डालते हैं। हम आपके कर्मों में ही हाथ डालते हैं। वो आपका एक कर्म है जिसने आपको बीमार किया। पर लेकिन साथ-साथ में आपने उस बीमारी से निजात भी तो पानी है ना, तो उसको कोई तो ठीक करेगा। ये उसके प्रारब्ध में लिखा हुआ था प्रारब्ध में और लिखा हुआ आप उसके प्रारब्ध को ठीक कर रहे हैं, ठीक कर जो उसका जो बुरे हाँ, का होना था उससे। यस एग्ज़ैक्टली तभी कहते हैं ना जो हीलर्स होते हैं, लोग सोचते हैं ये कि कुछ लोग डरते हैं कि नहीं मुझे हीलिंग नहीं सीखनी, मैं अगर किसी का ट्रीटमेंट करूँगी तो उसकी नेगेटिव एनर्जी मेरे ऊपर भी आएगी, सब कुछ होगा। तो तुम पहले अपने आप को लॉक करना सीखो, ताकि वो उसका जो बैड वाला जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर ना आए। यू हैव टू लर्न ऑल दीज़ थिंग्स। ऐसा नहीं है कि मैं इन चीज़ों से इफ़ेक्ट नहीं हुई, मैं भी हुई। मैं जब मैं वास्तु सीख के आई थी तो मैं आके मेरे एक बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे बोला कि ज़रा हमारी स्कैनिंग तो कर दो आके, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैं गई, मैंने किया मैंने उनका वास्तु नहीं किया। आई जस्ट वेंट, आई जस्ट स्कैन्ड हुँ, देयर प्लेस और मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि आपके घर में यहाँ पे प्रॉब्लम है। कहते मैम बिल्कुल ठीक बोला आपने कि यहीं पे ही दिक्कत है, पर इसको ठीक तो करना है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम इसको ठीक करेंगे। और मैं उनका वो ठीक करके स्कैन करके घर पे आई एंड आई वाज़ ऑन बेड फॉर 4 डेज़। मतलब उस एनर्जी ने मुझे इतना तंग किया। फिर मैंने बात करके फिर किसी से मैंने बात करी, फिर उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, उन्होंने बोला इसका जाप करो और मैं उसका जाप करती रही, तो फिर उन्होंने वहाँ से उस एनर्जी को कैच किया। तो इट हैपेंस। तो इन सब तब पता चला कि अरे लेकिन पहले मुझे खुद को लॉक करना है वो जो भई, ऐसे नहीं है। उस घर की जो एनर्जी थी, वो नहीं चाहती थी कि कोई उसको वहाँ से हाँ, निकाल दे निकाल ले, हाँ। और आप वहाँ पे गए तो उसको ये पता लग गया एनर्जी को कि हाँ, मेरे को अब ये निकाल मेरा हाँ, सकते हैं, तो क्यों ना यस, इसी पे ही अटैक किया अटैक जाए। किया जाए। हाँ, वो अपने बचाव में कर रहे थे। बचाव नहीं कर रहे थे। वो तो होगा ही देखो, हर कोई अपने आप को बचाएगा, कौन नहीं बचाएगा। तब राइट। हमने भी तो ये सीखा कि अरे यार मैंने खुद को पहले सेफ ही नहीं किया उस वहाँ पे जाने से पहले, जबकि ये तो सबसे पहली चीज़ होती है कि भी सबसे पहले तुमने अपने आप को लॉक करके जाना है वहाँ पे। हुँ, फिर भी कई बार कुछ ऐसी एनर्जीज़ होती होंगी काफ़ी हाई इंटेंसिटी वाली कि आप कितना भी लॉक कर लो फिर भी आप पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। हाँ, इफ़ेक्ट तो होता है, फिर बाद में उनको क्लियर किया जाता है। वो सब तो प्रोसेसेस फिर जब हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, जब हम लोग गुरुओं को साथ लेके चलते हैं, तो फिर ये सब चीज़ें तो क्लियर होती हैं ना। बिकॉज़ हर बारी तो आप किसी-किसी के पास नहीं जा सकते ना, यू कांट गो। मैम आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं क्लाइंट के साथ में जिसमें काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आए हों? जैसे आप हीलिंग में हैं तो कई बार ऐसा होता है ना कि कोई एक लंबी बीमारी थी जिसका इलाज ही नहीं हो रहा था, वो हीलिंग के लिए हाँ, मैंने अभी पीछे एक कैंसर पेशेंट, उनका बुखार ही नहीं उतर रहा था। मतलब हालात वो हो रहे थे कि भई कैसे करें? जैसे ही पता लगा कि कैंसर है इनको, तो शी वाज़ लाइक कि अब तो मैं नहीं बचने वाली बस। वो उनके उस थॉट ने ही उनको बुखार में लपेट के ही रखा। तो फिर मैं उनकी हीलिंग करती थी और जैसे 1.5 घंटा 2 घंटा, बिकॉज़ एक कैंसर पेशेंट जिसके पूरी बॉडी में ही टॉक्सिन्स हैं, तो उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालना एक ही बारी में सारा तो हो नहीं पाता। तो मैं 2-2 घंटे उनकी बॉडी को क्लीन कर कर के तो उनका बुखार नीचे लेके आती थी। 1 महीना रेगुलरली किया तो देन शी वाज़ ऑल सेट। फिर उसके बाद तो चलो उनका जो एलोपैथी वाला ट्रीटमेंट चल रहा था, वो तो चलना ही था, बिकॉज़ शी वाज़ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर। तो वो तो फिर जब सर्जरी हुई तो वो तो रिमूवल हुआ, तो बट हाँ यस 1 महीना तक उनको सँभाला कि उनको हर रोज़ हॉस्पिटल ना जाना पड़े। नहीं तो बुखार हो गया तो चलो हॉस्पिटल, आधी-आधी रात को उठ के हॉस्पिटल जाओ। तो 1 महीने तक देन शी डिडन्ट गो, मतलब जो उनकी सर्जरी की डे था, फिर वो उसी टाइम पे गई। हीलिंग सीखने के लिए क्या करना होता है? क्या हर कोई सीख सकता है? एनीबॉडी कैन, एनीबॉडी कैन। उसके लिए उस लेवल तक भी तो आना होना नहीं, वो चाहिए। तो जब आप उस एस्पेक्ट में आओगे, जब आप ये सोचोगे कि मुझे हीलिंग सीखनी है, तो आपको उस वाले फॉर्म में लाया जाएगा ना। मेडिटेशन सिखाई जाएगी, आपकी ऑरा को साफ किया जाएगा। और आप क्लीन किया जाएगा, तब आप उस लेवल पे फिर उसके बाद आपको सिखाया जाएगा। कितना समय लगता है सीखने में? देखो मैं तो अभी तक सीख ही रही हूँ, राइट। है ना? मैं तो अभी तक सीख ही रही हूँ। बात ये है कि आपको शुरू कैसे करना है और कब करना है। जब आप शुरू कर लोगे, जब आप अपना माइंड बना लोगे, तो आप ये कह सकते हो कि विदिन 2 टू 3 मंथ्स, मैं नहीं कहती कि 2-3 दिन में आप सीख जाओगे, 2-3 दिन में आप थ्योरी पढ़ सकते हो उसकी। 2-3 दिन में आप उसकी थ्योरी पढ़ सकते हो, जो बेसिक वाला बिल्कुल लेवल है, जो यहाँ पे आपको हाथ हिलाना सिखाया जाएगा। तो हीलिंग ये रेकी हीलिंग या प्राणिक हीलिंग है? कोई भी हीलिंग।
कोई भी हीलिंग। कोई भी healing। अगर रेकी वाले भी ये कहते हैं कि नहीं 3 दिन में हो जाएगा, प्राणिक वाले भी कहते हैं कि 3 दिन में हो जाएगा, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। मैंने जब हीलिंग सीखी थी तो यू वोंट बिलीव, मैंने इतना कुछ सीख के भी मैंने 6 महीने तक हीलिंग नहीं करी थी, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी से डरती थी। मुझे लगता था कि ऐसे ना हो कहीं मेरी इतनी ज़्यादा हेवी वाली एनर्जी सामने वाले इंसान को ठीक करेगी या उसको और ही खराब कर देगी। कि मैंने नज़र डाली ब्लास्ट। क्योंकि मेरे मेंटोर्स जो थे उन्होंने ऐसे मुझे कहा कि तुम्हारी बड़ी हेवी वाली एनर्जीज है, बिकॉज मैं पीछे से थी ना। हाँ, गुरुओं की भी तो कृपा थी और प्रैक्टिकल तो पहले से ही करती आ रही थी, पर लेकिन सीखने के बाद मैं डर गई। और आप यकीन नहीं करोगे, 6 महीने तक मैंने कुछ नहीं किया और मेरे मेंटोर्स मेरे सीनियर्स मुझे बोलते थे कि एक भी केस नहीं, तुम क्या कर रही हो, हुँ, वाई आर यू नॉट वर्किंग। तो मैं झूठ बोलती थी कि मेरे को, मैं ऑफिस जाती हूँ, नौकरी करती हूँ, भाई मुझे नहीं टाइम मिल रहा है, मेरे पास कोई पेशेंट ही नहीं आ रहा हाँ, है ना। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कोई पेशेंट आ रहा तो ऐसे कहीं भी खड़े होते हो तो कि कोई अगर ऐसे कुछ बोले तो तुम उसका ही करो, तुम कोई कुछ तो डालो कि मैंने ये किया है, कोई तो एक्सपीरियंस डालो कि तुमने इतना, मैंने अरहट योगा तक सीख लिया, अरहट हाँ, आई मीन अरहट योगी, तो वहां तक मैंने सीख लिया। नहीं कर पा रही, मैं डर रही हूँ। हुँ, तो एक बार क्या हुआ, हाउ आई स्टार्टेड लाइक, हाँ, इट्स, मैं आपको बताती हूँ और आप हंसोगे इसको सुन के कि मैं मुझे जाना था कहीं, मेरी फ्लाइट थी हाँ, दिल्ली से, जैसे 2 बजे की। और यहाँ से मैंने वॉल्वो ली चंडीगढ़ से, दैट वाज अ गुड बस, हुँ, सीधा एयरपोर्ट पे लेके जाती थी। तो पहले तो यहीं से थोड़ा सा लेट चला ड्राइवर, जैसे गप्पे लगाने लग जाते हैं तो हाँ, 10 एक मिनट ऐसे ऊपर हो गए। मुझे लग रहा था कि अगर ये नहीं पहुंचाया है इसने 12 बजे तक, तो मैं 2 बजे वाली फ्लाइट कैसे पकड़ूंगी। टाइम तो टाइम बाउंड तो है ना। तो मैंने उसको ऐसे मजाक में बोल दिया ड्राइवर को, मैं कहा जी थोड़ियां गल्लां नहीं खत्म हुई हैं, चाबी मैनू दे दो। हाँ। तो वो यूं करके कहता, मैम आपको दे देते चाबी, पर सरकार की इजाजत नहीं है। चलो, मेरे इतना कहने से वो आगे ड्राइवर बैठा, उसने स्टार्ट करी बस। तो जब हम लोग करनाल में पहुंचे, वहां पे जो ब्रेक होती है बीच में, तो ब्रेक के बाद गाड़ी उन्होंने स्टार्ट नहीं करी, वो कुछ नीचे कर रहे थे। मैंने मैं मेरा तो ध्यान घड़ी पे जाए जाए बार बार, मैंने कहा यार आज तो फ्लाइट मिस होएगी पक्का। तो ऐसे मैंने किसी को, कोई बस में चढ़ रहा था बंदा, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा क्या हो गया, बस क्यों नहीं चल रही। कहते मैम वो उसकी ना ब्रेक में कोई दिक्कत आ गई है बस की, हुँ, तो इसलिए अब मैं सोचूं। मैंने कहा यार आज तो गई हुँ, फ्लाइट। चलो, उन्होंने तो आधा घंटा लगा दिया, मतलब 20 मिनट की ब्रेक, 20-25 मिनट ऊपर और लगा दिए, हाँ, वो स्टार्ट ना हुई। तो मैं तो यूँ आंखें आंखें बंद करके ऐसे, सबसे आगे वाली सीट मेरी, मैंने जैसे ही आंखें बंद करी, मुझे पता नहीं क्या एकदम से कुछ आया कि भाई इसकी करो हीलिंग, एंड आई इमीडिएटली स्टार्टेड दैट। और आप मानोगे नहीं कि वो जो सारी जो कवरेज थी, 12 बजे का अगर टाइम था बस का वहां पहुंचने का, तो जिस हिसाब से वो चल रही थी तो 1 बजे तक ना पहुंचती। 12 बज के 10 मिनट पे द बस वॉज एट गुड़गांव, और मैं थ्रू आउट उसकी हीलिंग करती गई। रास्ते में ना कोई रेड लाइट, आप ड्राइवर की हीलिंग की ना, आपने। मैंने बस, ना कोई रेड लाइट मिली रास्ते में, ना कोई ट्रैफिक जाम मिला, ऐसे बस उसने भगाई। बिकॉज आई केप्ट ऑन क्लीनिंग एवरीथिंग, सारा कुछ रास्ते में से मैं, और मेरी आंखें बंद ही रही जब तक वहां, जब वहां बस पहुंची तो मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा 12 बज के 10 मिनट, वी आर ऑन टाइम। तो दैट वाज द वेरी फर्स्ट हीलिंग जो मैंने, इतना कुछ करने के बाद जो मैंने, आप ये कह लो कि प्रोफेशनली जो मैंने करना था, तो मेरी ऐसे स्टार्ट हुई। फिर मुझे अपने ऊपर ही, फिर मुझे भरोसा हुआ कि नहीं, यस आई कैन डू दैट, मैं क्यों घबरा रही हूँ, मतलब उस चीज को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ कि मुझे कितना करना और कितना नहीं करना। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन पीपल्स लाइव्स। तो उसके लिए भी बंदे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब इतना कुछ करने के बाद भी। तो मुझे अपने ऊपर ये लग रहा था कि अगर जरा सा भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया, कहीं एनर्जी ज़्यादा चली गई जब अंदर डालनी है, तो बंदा हिल के ही ना रह जाए। तो वो एक सबसे पहला वाला जो तो वो फिर मैंने अपने मेंटोर्स को भी फिर बताया था, मैंने कहा दैट इज़ हाउ, अभी मैंने कर दिया है स्टार्ट, ये नाउ आई विल बी डूइंग। फिर उसके बाद तो चलो, देन इट वाज़ नो लुकिंग एट। फिर तो ये होता था कि ठीक है, किसी ने बोल दिया अरे मैं वास्तु करके आया हूँ, मेरे साथ पता नहीं कौन-कौन सी एनर्जीज़ है, तुम ठीक कर दोगे, तो मैं ठक, ठक, ठक। आप एनर्जीज़ भी देख सकती हैं। मान लो अगर किसी के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी हाँ, है, हाँ, हाँ, वो भी मतलब आप वो सब, क्योंकि हीलिंग इज़ व्हाट बेसिकली वी वर्क विद द एनर्जीज़। एनर्जी क्या है? प्राणा, यही तो है ना, यही तो चल रहा है। हमारी साँस ही तो एनर्जी है ना, वी वर्क विद दैट ओनली।
तो उसी से ही पता चल जाता तो है। आपके पास जैसे क्लाइंट्स आते हैं या फिर आप जिसको देखना चाहो उसका ही देख सकते हैं या फिर आप ऐसे नज़र दौड़ाओगे तो नहीं, नहीं, क्या मैं होगा? ऐसे नज़र क्यों दौड़ाऊँ, व्हाई डू आई हैव टू वेस्ट माय एनर्जी। अब वो चीज़ नहीं रही, वो शुरू-शुरू में होता है, अपनी ही एनालिसिस करने के लिए आप ये चीज़ कर सकते हो, हाँ, है ना? लेकिन आई टेल यू फ्रैंकली कि मैंने ऐसा नहीं किया बिकॉज़ मुझे पता था कि हाँ, ये सब चीज़ें क्या हैं और मैं देख ही सकती थी पहले से, कर ही रही थी, उस चीज़ को फ़ील कर ही रही थी, वो फ़ील हो ही रहा था ऑलरेडी। तो फिर मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं चारों तरफ ऐसे करके देखती रहूँ। फिर मुझे लगता था कि नहीं, जो आएगा, जहाँ ज़रूरत है, वहीं। मतलब अगर कोई पेशेंट भी आए, हालाँकि मैं पहले ही देख सकती हूँ कि ये किस मोड में, कैसे, क्या है। बट देन जब आप बहुत ज़्यादा इन सब मॉडलिटीज़ में आ जाते हो, आप अच्छे से सब कुछ सीख पढ़ लेते हो, फिर आप ये चीज़ें करना छोड़ देते हो। फिर हम टाइम देते हैं कि आप बताओ, आपको क्या प्रॉब्लम है? हुँ, पहले यू कम आउट विद योर इश्यूज, फिर हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इस इशू के रिलेटेड हमने और कहाँ कहाँ नजर दौड़ानी है, तो वो काम आपके पास फिर कुछ ऐसे केसेस भी आते होंगे जिसमें हो सकता है उस पर्सन के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी और उसकी वजह से वो हेल्थ में उसके प्रॉब्लम हो। बहुत 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 ऐसे ऐसे आजकल फ्रीक्वेंटली चल रहे हैं। फ्रीक्वेंटली चल मतलब रहा है जैसे उसमें। बहुत सारे तांत्रिक अभी वगैरह बैठते हैं। अभी मैंने पिछले हफ्ते की बात ही, नॉट इवन लास्ट वीक, सैटरडे को ही किया मैंने हुँ, एक ऐसे केस। दिवाली के टाइम से वो बड़ा परेशान थे बिकॉज ये डेज ऐसे ही होते हैं ना, हुँ, होली दिवाली पे लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो वो बोला अभी अभी उनका चल रहा है, अच्छा, स्टिल ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन। वो टाइम वो लगेगा। टाइम था, उसमें टाइम लगता है बिकॉज ऐसी एनर्जीज जब छोड़ के चली भी जाती हैं आपको सब कुछ, तो फिर उनके आसन तो रह जाते हैं ना, जो उन्होंने जगह बनाई उसको भी क्लीन करना, बैलेंस करना। तो अभी भी उनका चल रहा है अच्छा ट्रीटमेंट, मैम तो इट टेक्स टाइम। एक चीज़ ये होती है कई बार जब हम काफ़ी पॉज़िटिव होते हैं तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है ताकि उनको रिलीफ वो मिले। है ना? बस पीस तो सबको चाहिए ना, हर इंसान चाहता है मुझे शांति मिले। तो वो तो ऐसी सोल ढूंढेंगे ही ना कि मैं इसके साथ हो लूं, हाँ, ताकि मेरा भी कल्याण हो जाए। और ऐसा बोलते हैं कि कई बार तो मंत्र जाप जब हम करते हैं तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो हाँ, जाती होती है, बहुत बारी होती है, पर वो तब होती है अगर आप कनेक्टेड ना हो तब। है, अगर प्रॉपर आप प्रोटेक्शंस के साथ। कनेक्शन करके चलते हो, अगर आप डिवाइन को, गुरुओं को साथ लेके चलते हो, तो फिर वो एनर्जीज़ आती हैं, तो फिर वो उस टाइम पे सँभल भी जाती हैं, दिखती हैं। इट हैपेंस। बहुत बारी ऐसा हमारे साथ ही होती हैं वो। जब करने बैठो ध्यान, तब फिर वो सब एक के बाद एक सामने आती हैं, तो पता लगता है कि अच्छा ये था कि चलो भई आगे कहाँ का रास्ता तुम्हारा निकलो। अच्छा, मुक्ति भी हाँ, मतलब वो तो फिर देखो वो डिवाइन का काम है, हुँ, मुक्त करना है या उन्होंने कहा उनको रखना है, जो भी है। बट हाँ, ठीक है, अगर हमारे साथ थी, हम अब ध्यान कर रहे हैं, जो चीज़ आगे आ गई है, तो हमने तो कुछ नहीं करना। करना तो जो ईष्ट हैं, जो कुलदेव हैं, उन्होंने ही है। हमने तो हम तो एक चैनल है ना, हम तो एक हाँ, सोर्स बन के बैठे हुए हैं। अदरवाइज़ मैं क्या कर सकती हूँ? आई कांट इवन टेक, मैं अपने आप एक साँस तो ले नहीं सकती। राइट, मैं एक साँस भी अपने आप नहीं ले सकती। इतनी कैपेसिटी नहीं है, हम लोग इतने काबिल नहीं है कि हम अपने आप साँस भी ले लें, वो तो चला रहा है वो। आपने कभी सुना कि हम साँस ले रहे हैं, चल रही है साँस, हमेशा ये कहते हैं कि साँसें चल रही हैं अभी उसकी, चल रही हैं, वो चला रहा है। ये उसी की देन है। हम अगर हम ये सोचें कि हम खुद ही साँसें लेने लग जाएँ, तो हम भूल जाएँगे साँसें लेना ही। ज़रा-सी टेंशन हुई, ध्यान उधर गया, साँस लेना भूल गए और हो गया। ये बात बिल्कुल सही है। अरे टेंशन में हो, साँस लेना भूल गया भूल हूँ। गया हूँ। और इतनी देर में आप चले गए वहीं। तो ये तो जो चीज़ें देखो, आप कुदरत के साथ आप लड़ नहीं सकते, है ना? प्रकृति है वो, तो उसमें अपने हिसाब से काम करने हैं और करवाने भी हैं। और जब तक आपका मिलन उससे नहीं होगा, तब तक आप यहाँ पे आते ही रहोगे अपने कर्मास को क्लियर करने के लिए। देवी-देवताओं को भी आना पड़ता है, जब जब कोई गलती हो जाती है, तो वो भी नीचे आते हैं, है ना? मृत्यु लोक में आते हैं। आते हैं, हाँ। आते हैं, फिर क्लियर तो इंसान यहीं से होगा ना, क्योंकि जब तक मृत्यु नहीं होगी तो ये फिर सेंटर है क्या? क्या इसको सेंटर मृत्यु लोक को सेंटर माना जाता हाँ, है? यस, यहीं पे आके सबका कल्याण तो यहीं है। और कहाँ होगा कल्याण? ना पाताल में होगा, ना आकाश में। कल्याण तो यहीं होगा आके, यहीं से ही आप क्लियर होके जाओ। बार-बार यहीं आओ। तभी कहते हैं कि मत करो गाली-गलौज, मत करो तंत्र-मंत्र किसी के ऊपर, ये सब वापस आएगा। और फिर जब आता है वापस, तो इंसान को ध्यान ही नहीं रहता है ना। वो किसी भी फ़ॉर्म में, अब उसने वापस तो आना है, वो किसी भी फ़ॉर्म में आएगा। चाहे आपको मेडिकल इश्यूज़ के साथ आ जाएगा, आपको नहीं होगा तो आपकी फैमिली में किसी और को तंगी होगी, तो आप उसकी वज़ह से परेशान रहोगे, है ना? आपके घर में होगी, कोई आस-पड़ोस से कहीं इधर फालतू की भाग-दौड़ होती रहेगी।
ये चीज़ें तो जो लोग तांत्रिक होंगे उनका तो अगला जो जन्म होगा, वो तो बहुत पेनफुल होगा फिर। मतलब जो अब बैड कर्मास कर देखो, मौका तो सबको मिलता है, अपने आप को सुधारने का, है ना? जब हम नीचे आएँगे तो तब हम यही कमिट करके आएँगे ना ऊपर से कि इस बारी मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो नीचे आके जब हम संसार में उलझ जाते हैं तो फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं हमने क्या बिल्कुल कमिटमेंट सही। करी थी, हाँ, है ना? तो जब वो कमिटमेंट हम भूल जाते हैं तो फिर हम लोग उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं कई बारी। तो चलते भी हैं उस रास्ते पे तो कोई ना कोई आपको बीच में ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपको इंडिकेशन नहीं देता, आपको इंडिकेशंस मिलती हैं कि आप ये सब चीज़ें छोड़ दो, मत करो। अच्छा मैम एक सवाल ये था, जब हम हीलिंग सीख अगर कोई हीलिंग सीखना चाह रहा है, बट वो तामसिक प्रवृत्ति का आदमी है, मतलब मांस, मदिरा का हुँ, सेवन करता है, हुँ। क्या ऐसा आदमी भी हीलर बन सकता है? हाँ, वो अपने आप ही छूट जाता है ये सब बात। वो सब अपने आप ही छूट जाएगा आपसे। जब आप अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स ही निकाल दोगे, आपका लिवर उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आप पिज़्ज़ा तक नहीं खा पाओगे। मैं आपको ऐसे एक एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ। एक ऐसे ही पेशेंट बड़े बुखार में और बुखार उतर नहीं रहा और डॉक्टर के पास जब जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं जी डेंगू का टेस्ट करा लो, डेंगू नेगेटिव आ रहा है ना? कोई और जो भी टेस्ट है मलेरिया का करा लो वो भी नेगेटिव आ रहा है। बुखार वैसे का वैसे ही है। क्रोसिन खा रहे हो वो जितना असर कर रही है, उतने में आपका बुखार उतर रहा है, फिर से बुखार चढ़ रहा है। एलोपैथी वाले डॉक्टर्स ने तो टेस्ट करा-करा के बंदे दी पंजाबी च कहंदे ना ना ही कराती। जब मेरे साथ कनेक्शन हुआ, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप डेंगू और मलेरिया को नहीं, आप अपने बाकी के ब्लड के टेस्ट कराओ और आप अपना एक फुल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराओ। ये करा के मुझे रिपोर्ट्स पे आई वाज़ नॉट इन चंडीगढ़, मैं ट्रैवल पे थी उस वक़्त। आपने जस्ट बात की उससे? मैंने हाँ, मतलब जब मेरे को फ़ोन आया कि भई ये चीज़ नहीं ठीक हो रही मतलब टेस्ट करा लिए सब कुछ नहीं लेकिन बुखार नहीं उतर रहा है, तो मैंने उनको ये चीज़ बोली, मैंने कहा आप ये करा के ना मुझे रिपोर्ट्स भेज दो। चलो जी, उन्होंने टेस्ट कराया, मुझे रिपोर्ट्स भेजी तो उसमें लिवर के इश्यूज़ आए, ठीक है? जब उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट्स देखी तो वो भी हैरान रह गए देख के कि कहते ये क्या है और हम किधर को चल रहे थे। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि फिर उनको मैंने आई गाइडेड देम कि अब आपको एलोपैथी छोड़ो, कोई दवाई नहीं आपने खानी, यू बी ऑन दिस डाइट 1 हफ्ते के लिए और आपका सारा ये जो तामझाम है अपने आप ही खत्म हो जाएगा एंड देन आई केप्ट ऑन हीलिंग एज़ वेल। तो टॉक्सिन्स ही निकालने थे शरीर से, निकालते गए उधर से उनकी डाइट चेंज करी, मैंने उनकी हीलिंग करी। 1 हफ्ते के बाद जब दोबारा टेस्ट कराया तो सब कुछ ठीक था। तो बेसिकली हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स ही कट और उसके बाद सच बात हो रही थी तामसिक प्रवृत्ति की। उसके बाद हालात ऐसे हुए कि मैंने बोला मैंने कहा फिर अब देखो पिज़्ज़ा खा के ही वाज़ जस्ट नॉट एबल टू ईट एक स्लाइस पिज़्ज़ा की। वो कहते हैं कि नहीं मेरा मन कर रहा। क्योंकि जब आपकी बॉडी इतनी क्लीन हो जाएगी ना तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। जिसकी उसको ज़रूरत ही नहीं, वो उसी चीज़ को एक्सेप्ट करेगी जो उसके लिए बना हुआ है। करेक्ट। वो एक्सेप्ट करेगी नहीं उसको तो वो पिज़्ज़ा को ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा तो वो मांस मदिरा वो कहाँ एक्सेप्टेंस होगी अंदर जाके, वो नहीं होगी। चलिए मैम इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा या अगर आपके कोई सवाल हैं वो भी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ।